एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। मैंने ना चैनल के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करा है और साथ में ना ऐड करी हैं कुछ चीज़ें। कैसे पता होगा तुम्हें? चैनल के अंदर जाना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, उस पे क्लिक करोगे तो तुम डिस्क्रिप्शन को देख पाओगे। डिस्क्रिप्शन को मैंने चेंज कर दिया, बढ़िया से ना ऑप्टिमाइज़ कर दिया, पढ़ के भी तुम्हें भी बढ़िया लगेगा और मज़ा आएगा। अच्छे से करा है। साथ में ना थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे तो उसके नीचे तुम्हें मिल जाएँगी लिंक्स। कैसी लिंक्स? उसमें तुम्हें मिलेंगी डिस्कॉर्ड की लिंक, रेडिट की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक। अब यहाँ पे होगा क्या इनसे? देखो, इंस्टाग्राम पे तुम डायरेक्ट उस पे क्लिक करोगे तो तुम डायरेक्ट मेरे पेज के ऊपर पहुँच जाओगे जो कि इंस्टाग्राम पे है। वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना क्योंकि यार कम्युनिटी को ग्रो करना है। रही बात डिस्कॉर्ड और रेडिट की, तो डिस्कॉर्ड को तुम्हें पता ही है यार, डिस्कॉर्ड मुझे चलाना नहीं आता, हालाँकि मैंने उसका सर्वर बना दिया डिस्कॉर्ड का, तुम उसपे जॉइन हो सकते हो। डिस्कॉर्ड पे ना कभी-कभी मैं जैसे आऊँगा ना तो हम थोड़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, कुछ बता सकता हूँ या बातचीत तो नॉर्मल रहेगी ही, वो हम बात कर सकते हैं। तो ये रहेगा डिस्कॉर्ड का। बाकी धीरे-धीरे तुम भी सिखा दोगे मुझे, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देख लूँगा तो और अच्छे से डिस्कॉर्ड पे ग्रो हो जाएँगे। रही बात रेडिट की, तो उसपे क्या करना है, देखो रेडिट तुम जॉइन कर लोगे ना, रेडिट पे जाके ना तुम मीम्स बना के डालना। तुम जितने भी लोग हो ना मीम्स बना के डालना और ध्यान से ध्यान रखना इस बात का कि कोई कॉपीराइट मीम ना हो, अच्छे से बनाना, सही से मीम बने और कॉपीराइट इश्यू ना आए उसपे। और मैं उस मीम को क्या करूँगा, अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर डालूँगा विद क्रेडिट कि देखो इस बंदे ने ना ये बढ़िया वाली मीम बना के डाली है और तुम्हारा नाम भी आ जाएगा, तुम्हारे को क्रेडिट भी मिल जाएगा और मीम भी शो हो जाएगी। इससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा, है ना? तो रेडिट को भी जॉइन कर लेना, डिस्कॉर्ड पे भी आ जाना और साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 182 यानी 182। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे जो फेंगयुआन था, उसने यहाँ पे श्यूअर नाम की जो लड़की थी, जो स्नोमैन ट्राइब की लौंडिया थी, जो यहाँ पे आई थी अपने एल्डर्स के कहने पर कि भाई फेंगयुआन से शादी करनी है, जिससे दहेज एक तरीके से हम उसे दे देंगे। एक बंदे ने बोला भी था कि दहेज मिल रहा है तो वही वाली चीज़ कि हम उसे बहुत सारा एक तरीके से दहेज देंगे जिससे फेंगयुआन हमारी साइड हो जाएगा और फेंगयुआन हमारी साइड आ गया तो हम रॉकमैन और जो स्नोमैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये लड़ाई झगड़ा, उसमें हम अपर हैंड ले लेंगे और हम रॉकमैन से ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे क्योंकि फेंगयुआन हमारी साइड रहेगा। ये उनका प्लान था और हम देख भी रहते थे, फेंगयुआन को उन्होंने गिफ्ट दिया। फेंगयुआन ने भी बोला कि चलो श्यूअर से मिल लेता हूँ। श्यूअर को यहाँ पे बुला के उसने ताइक्वी भेज दिया। ताइक्वी वही खतरनाक जगह है जहाँ पे हेरीमैन ट्रेन करने जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे जाके शैडो सेट के बाकी मेंबर भी हैं और ये जो लौंडिया थी श्यूअर, ये भी चली गई। वहाँ पे जाके शैडो सेट के बाकी मेंबर से मिली, इससे पता चला कि वो कितने खतरनाक लोग हैं और फेंगयुआन के आस-पास इतनी खतरनाक खूबसूरत-खूबसूरत लड़कियाँ, इतनी खतरनाक लेवल की लड़कियाँ हैं कि क्या बताएँ। वो सोचने लग गए कि फेंगयुआन मेरे पे ध्यान ही क्यों देगा? इतनी खूबसूरत बाइनिमिंग जैसी इतनी खतरनाक स्नो फेरी जैसी लौंडिया है, फेरी मियाओइन है, यिंग वुल्शी है। हालाँकि वो लौंडा है लेकिन फिर भी लौंडिया के बेस में है तो ऑफ़ कोर्स लौंडिया ही लगेगा। हाई लौलन भी है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत पीछे हूँ इनके मामले में, तभी तो वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, मुझे हल्के में ले रहा है। ये सब हमने देखा था लास्ट एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। सीन स्टार्ट होता है लांग या ब्लेसलैंड, क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट। फेंगयुआन अकेला क्लाउड सॉइल के बड़े फील्ड में खड़ा था। लंबी सांस लेके खुद को शांत करा, इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करा। फेंगयुआन कहता है इग्नाइटेड थॉट फ्लाइंग रॉक। उसकी आंखों से क्रिस्टल पर्पल लाइट चमकी, दिमाग में थॉट्स एकदम भाई आपस में लड़ने लग गए, एकदम क्लैश हुए खतरनाक वाली। चारकोल जैसी टाइनी रॉक्स उसके अराउंड फ्लोट करने लग गए। ये फ्लेम्स जैसे लग रहे थे पर जीरो हीट थी इनके अंदर और बस कोयले टाइप का था, कुछ धुआं टाइप का उसके अराउंड घूम रहा था। फेंगयुआन कहता है गो। रॉक्स स्काई में एकदम शूट हुए, बिल्कुल साइलेंटली उड़ते हुए वो थंब साइज से कैरेज साइज तक ग्रो हो गए, यानी आगे बढ़ते-बढ़ते ना एकदम छोटे से लेके बड़ा पत्थर बन गया। कुछ ही सेकंड में हज़ारों ब्लेजिंग जायंट बन गए और पूरा स्काई रेड कर दिया गया और ये फ्लेम इतने साइलेंट थे कि एकदम हीटलेस थे, यानी तुम इनके पास खड़े होगे और तुम्हारे पीछे होंगे ना तो तुम्हें फ़ील ही नहीं होगा कि एकदम हीट आ रही है, कुछ फ़ील नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये हैं बड़े खतरनाक क्योंकि ये फ्लेम्स हैं, ये जो रॉक हैं टाइप के। ये रियल रॉक्स नहीं थे, थॉट से बने हुए अटैक थे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का मेन किलर मूव था जो थॉट को बर्न करता था। फेंगयुआन ने नेक्स्ट मूव यूज़ करा, इमॉर्टल किलर मूव, सिंगल थॉट फ्लावर ब्लॉसम। फ्लाइंग रॉक्स एक्सप्लोड हो गए, फट गए। फेंगयुआन ने फिंगर पॉइंट की, फ्लेम्स ऑफ हो गई और एक गड्ढा सा बन गया। रेनबो लाइक फ्लावर्स एकदम बूम हो गए, एकदम फैल सा गया वहाँ पे, एकदम चमकता-चमकता सा कुछ हो गया। फेंगयुआन शांत तरीके से कहता है, टारगेट गो इमॉर्टल होता तो यूज़फुल होता, क्लाउड सॉइल तो यूज़लेस है, क्या करें? और जितने भी फ्लावर्स थे जैसे आए थे वैसे ही गायब भी हो गए। उसका बॉडी शेक हुआ। वो दोबारा से यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव, सिंगल थॉट एंडलेस क्लोन्स। पर्पल, ये जितने भी थे ना, ये सिलिहोटिस टाइप के कुछ भी चीज़ें थी जो पर्पल टाइप की है, वो रैपिडली ना मल्टीप्लाई होने लग गए कुछ ही फ्यू सेकंड में। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यहाँ पे रियल फेंगयुआन के बीच हाइड हो गए। ये पर्पल चीज़ें कुछ अजीब टाइप की थी। बिना
इन्वेस्टिगेशन के कोई फाइंड नहीं कर सकता इन चीज़ों को। ये कंसीलमेंट वर्ज़न फेंग युआन के पहले वाले टैक्टिक्स से बेटर था। ये क्लोन्स अटैक नहीं कर सकते थे। फिर फेंग युआन ने और मूव टेस्ट करे, जैसे इसमें टेस्ट करा उसने डायरेक्शनल कन्फ्यूज़न फॉग। ये क्या करता है, एनिमी का जो डायरेक्शन है, उसका जो सेंस है, उसको तोड़ देता था, जिससे ये होता है कि एनिमी पता नहीं कर पाएगा कहाँ जा रहा है वो। दूसरा उसके पास था थॉट बॉडी डिफेंस। तीसरा था उसके पास सिंगल थॉर मैरिड फ्लो एलिमिनेशन, और बाकी और भी एक्सेट्रा थे। फाइनल सबसे टफ मूव यहाँ पे जो उसका लगा था, वो था इमॉर्टल किलर मूव पर्पल थॉट परसेप्शन स्टारलाइट। ये एनिमी के किलर मूव को हिट करके उसके थ्रू उसके जो अटैक है उनको एनालाइज करता था और सोल्यूशन बनाता था बैटल में, और ताकि जो एनिमी है उसको पता कर ले। जैसे मान लो तुम मेरे पे ना, तुमने माहोरागा को देखा है ना, माहोरागा पे तुम अटैक करते रहो। सुकुना जैसे माहोरागा पे अटैक कर रहा था या गोजो से लड़ रहा था, तो माहोरागा क्या करता है, उसके ऊपर अटैक करते रहो, फिर वो अडैप्ट करता है। उसका जो चक्रा है ना सर के ऊपर घूमता है, तो वो अडैप्ट करता है चीज़ों को, और फिर तुम उसके ऊपर वही अटैक करोगे तो फिर क्या काम का, जब तुम्हें पता ही चल जाएगा कि सामने वाला कैसा अटैक कर रहा है। तो सेम यही चीज़ थी, ये माहोरागा की तरह ना चीज़ों को अडैप्ट कर रहा था। ये जो फेंगयुआन का अटैक था ना, ये जाएगा तुम्हारे अटैक को लगेगा, यानी तुम पंच मार रहे हो, तुम्हारे पंच पे लगेगा और तुम्हारी पंच की सारी पावर, सारी टेक्निक समझ जाएगा कि पंच ऐसे आएगा, धीरे आएगा, इतनी स्पीड से आएगा, यूँ करेगा, वो करेगा, कुछ भी जो भी इसमें हिडन मूव या कुछ भी होगा, सब कुछ पता कर लेगा। एकदम एकदम बिल्कुल डेटा इकट्ठा कर लेगा, और फिर जब तुम्हारे पास डेटा आ जाएगा तो ऑफ कोर्स तुम उस मूव से बच जाओगे जब भी कोई दोबारा से उस मूव को यूज़ करेगा। इस मूव को यूज़ करते वक़्त फेंगयुआन 3 अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल होता। थोड़े इंजरीज़ भी आए थे, बट मैन एज़ बिफोर होने से वो एकदम अपने आप को वापस से रिकवर कर लेता था। फेंगयुआन एकदम सैटिस्फाई था। फेंगयुआन थॉट के थ्रू अपना कहता है, मोस्ट मेथड समझ चुका हूँ मैं जो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के थे, लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं। अब देखते हैं। शुअर के आने को हाफ मंथ हो चुका था। इस टाइम में सोल पाथ कल्टीवेट करा था उसने, और करीबन 10 मिलियन मैन सोल उसने कर ली थी। अपने आप को 10 मिलियन मैन सोल में बदल लिया था। इमॉर्टल प्राइमेसी स्मूथ डेवलप हो रहा था। वहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से डेवलपिंग करा जा रहा था, ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा था, जिससे हर चीज़ को सेट किया जाए। साथ में किलर मूव्स भी प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही थी। जो नए-नए किलर मूव थे उनको भी प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे अभी इसने प्रैक्टिस करे ना, कुछ अजीब-अजीब से मूव प्रैक्टिस करे थे। एक पर्पल फॉग जैसा कोई मूव था इसका, जिसमें अपने आप की कोई क्लोन बनाता है, लेकिन वो क्लोन्स किसी को दिखते नहीं हैं, अजीब से ही क्लोन्स होते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन मूव अगर तगड़ा वाला ना हो तो कुछ पता ही नहीं कर पाया कि ये इतने खतरनाक मूव हैं। और दूसरा तुमने कोयले टाइप का मूव देखा, जो किसी के पीछे भी वो कोयला होगा ना, तो उसे हीट मिलेगी ही नहीं, उसे ऐसा लगेगा कि कुछ मेरे पीछे है ही नहीं, बिल्कुल हीट का एहसास नहीं होगा। लेकिन भाई वो जो इतना खतरनाक फ्लेम है कि क्या बताएँ, वो थॉट को बर्न कर देगा, तुम्हें पागल बनाने जैसा अटैक कर देगा वो। तुम पागल हो जाओगे अगर तुम्हारे ऊपर लगा, तुम्हारे थॉट्स बंद हो जाएँगे, तुम्हें कन्फ्यूज़ कर देगा, फिर तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। ये सारे अटैक्स थे पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के, जो फेंगिवा ने जस्ट अभी प्रैक्टिस करे थे। बढ़िया-बढ़िया अटैक थे जो मैंने तुम्हें बता दिए। अब आगे देखते हैं। किलर मूव्स को प्रैक्टिस करना ज़रूरी था, क्योंकि गलत एक्टिवेट हो जाए तो खुद को ही डैमेज लगता था। फेंगिवन के पास बहुत सारे इनहेरिटेंस और काउंटलेस किलर मूव थे, बट बेस इमॉर्टल गो होते हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के विज़डम पाथ किलर मूव को ट्रेन करेगा, क्योंकि जो उसके पास बेस इमॉर्टल गू हैं, वो उसी टाइप के हैं। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क फर्स्ट जनरेशन स्प्लिट सोल था। ड्यूक लॉन्ग जैसा अपोनेंट हैंडल कर सकता था, और मरने से पहले उसने अपने मोस्ट विज़डम पाथ के इमॉर्टल गू फेंगयुआन को ही दे दिए, इसलिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था। सब इमॉर्टल गू नहीं मिले थे, बट फेंगयुआन के लिए इश्यू नहीं था। ग्रैंड मास्टर विज़डम पाथ लेवल प्लस लाइट ऑफ विज़डम यूज़ करके मूव्स को मॉडिफाई कर सकता था। इस वक्त वो मॉडिफाइड वर्जन ही यूज़ कर रहा था। ट्रेनिंग के बाद फेंगयुआन विज़डम गू के पास गया, लाइट ऑफ विज़डम में बैठकर अपने प्रैक्टिस रिजल्ट एनालाइज़ किए। हर सीज़न के बाद इसी तरह से सोच के किलर मूव्स को और ज़्यादा बेहतरीन और फिट बनाता था। वो ये जो भी मूव्स करता ना, उनको अच्छे से सोचता विचार भी करता था कि ये जो मूव है इसमें कोई गलती या दिक्कत तो नहीं रह गई अब। ये मूव्स दूसरों की पर्सनैलिटी, हैबिट्स और एक्सपीरियंस के बने हुए थे। इसलिए मैरिड सेल्फ या स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड की तरह नेचुरली फिट नहीं होते, मॉडिफाई करना पड़ता था। थोड़ी देर में उसकी डिडक्शन कंप्लीट हो गई। फेंगयुआन अपने मन में कहता है, लिमिट तक मॉडिफाई तो हो गया है, अब सिर्फ विजडम पाथ में क्वालिटीज चेंज होंगी और तभी नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल होगा। यानी थोड़ी बहुत क्वालिटिव चीज़ें चेंज करना है तभी कुछ आगे होगा, अदरवाइज ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो सकता इसके अंदर। तो उसने फोर्स नहीं करा, आज उसका फोकस एक और काम पे था, इमॉर्टल किलर मूव ईट स्ट्रेंथ को कंप्लीट करना। पहले उसके पास इमॉर्टल गू ईट स्ट्रेंथ था, जो एसेंस यूज करके स्ट्रेंथ पाथ दाव इंक्रीज करता था जब भी वो कुछ खाता था। याद होगा जब वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी हुआ करता था तब वो ईट स्ट्रेंथ यूज करके अपने दाव को ज़्यादा कर लेता था। अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट फेंगयुआन के पास लाइट ऑफ विजडम थी, तो वो किलर मूव फॉर्म में इसका अल्टरनेट क्रिएट कर सकता था।
फेंगयुआन कहता है माय डिडक्शन इज सक्सीड, यानी अब उसने कंप्लीट कर दिया डिडक्शन। कुछ ही मिनट में ही सक्सेसफुल भी हो गया। ये रैंक 6 का किलर मूव स्नैक इमॉर्टल गू को कोर बनाता था और स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू सपोर्ट में यूज होती। स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल मटेरियल खर्च करके दावमार्क इंक्रीज कर सकते थे। इफेक्ट ओरिजिनल ईट स्ट्रेंथ से बेटर था, बट इमॉर्टल एसेंस कॉस्ट इस बार ज्यादा थी क्योंकि बहुत सारे गू लग रहे थे। ओवरऑल प्रोज और कॉन्स इसमें थे ही। अगले दिनों में फेंगयुआन ने क्या करा, पर्पल माउंटेन ट्रूमनार के विजडम पाथ के मूव को प्रैक्टिस करता रहा, साथ में ईट स्ट्रेंथ यूज करके स्ट्रेंथ पाथ के जो दावमार्क थे उनको बूस्ट करता रहा। अब तक उसके पास ज्यादा दावमार्क ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के थे, अराउंड उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के 50,000 दावमार्क हैं। उसके बाद उसके पास सबसे ज्यादा आते हैं आइस स्नो, फिर लक क्यूआई, फिर साउंड, सब मिला के अब ले लो तो करीबन 10,000 के अराउंड उसके बाद दावमार्क है सब मिला के। बाकी इस ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के अकेले वो 50,000 हैं। स्ट्रेंथ पाथ दावमार्क बहुत ही कम थे, इसलिए अब स्पेशली उनको फिल कर रहा था। ये चॉइस डीप थिंकिंग के बाद की थी। फेंगयुआन के बेस्ट कॉम्बो ये थे, रिवर्स लो प्रोटेक्शन शील्ड जो कि डिफेंस में काम आती थी, और सबसे खतरनाक ऑफेंस में जो मूव आता था वो था ऑफ कोर्स मैरिड ड्रैगन, ड्रैगन का चेंज वाला ना। दोनों स्ट्रेंथ पाथ से लिंक थे, इसलिए स्ट्रेंथ पाथ के दावमार्क बढ़ाने से डायरेक्ट तरीके से थोड़ी सी अपर लिमिट भी इंक्रीज हो रही थी। विजडम पाथ वाली मूव सिर्फ वैरायटी के लिए ही थे। फाइनल लिमिट डिसाइड करता है रिवर्स लो प्रोटेक्शन सील। फेंगयुआन ने टाइम वेस्ट नहीं किया, हर सेकंड फुली एक तरीके से यूटिलाइज किया। ये फेस एक तरीके से जो मतलब ये जो टाइम चल रहा है ना, ये जो फेस चल रहा है इसमें ना उसे सेफ्टी भी मिल रही है, पीस भी मिल रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें अच्छे से यूज करना है, ये एक्सट्रीमली रेयर है। और इस टाइम को अच्छे से यूज़ करके भाई को हर चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हर टाइम तो उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा ही रहता है ना, इसलिए। रीबर्थ के बाद पहली बार उसके पास अपनी स्ट्रेंथ को इतना स्टेबल और डेप्थ में ग्रो करने का परफेक्ट चांस मिला था, परफेक्ट टाइम मिला था। क्योंकि हम जानते हैं यार उसके साथ क्या हुआ है, कितनी खतरनाक चीज़ें बीती हैं फेंगयुआन के ऊपर। तो वही चीज़ है ना, अब कितना बढ़िया टाइम मिला है उसको। अब आगे देखते हैं, इमॉर्टल प्राइमेसी ग्रो करना, किलर मूव्स को प्रैक्टिस करना, सोल पाथ कल्टीवेट करना, ऑलमोस्ट डेली फेंगयुआन की प्रोग्रेस स्काई हाई थी। स्पीड इतनी क्रेजी थी कि लांग या लैंड स्पीड भी सीक्रेटली एकदम शॉक हो गया था, उस पर नजर बनाए रखता था ना, इसलिए। हेवली कोड का प्रिडिक्शन सही निकला, शैडो सेक्ट इनहेरिटेंस पे से डीप फाउंडेशन अब यूज कर पाया तो स्ट्रेंथ लिटरली एक्सप्लोसिव ग्रोथ मोड में चली जाएगी। और ये बात सही भी थी क्योंकि फेंगयुआन बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहा था। शू अरबी शैडो सेक्ट इमॉर्टल्स के साथ ओबिडेंटली काम कर रही थी, फाइट में वीक थी बट इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट थी, इसलिए उनके साथ मिलकर फेंगयुआन के लिए सोल हंट करती रही। फेंगयुआन मैरिज मैटर में बड़ा कोल्ड था, जिससे स्नोमैन ट्राइब में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो गया था। श्यूअर की ग्रैंडमा बिंग युआन गिफ्ट भेजने के मूड में इतनी गुडविल के लिए, लेकिन फेंग ये जो बिंग युआन या बिंग सॉरी कह दिया मैंने, बिंग फेंग और कुछ स्नोमैन इमॉर्टल अपोज कर रहे थे। उनका कहना ये था कि भाई फेंग युआन से मैरिज का प्राइस टू हाई है, यानी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, इतना कैसे अफोर्ड करेंगे। रॉकमैन का सप्रेशन झेल लेंगे बट ये जो डील है ये नहीं चाहिए, रहने दो। बिंग फेंग के ऊपर, यानी जो उसकी ग्रैंडमा बिंग फेंग है उसको बहुत ज़्यादा, सॉरी बिंग फेंग नहीं, बिंग युआन जो उसकी ग्रैंडमा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। और उसके जो बिंग ट्राइब के बाकी लोग हैं, उसके साथ वाले, उन सब के ऊपर भी कह रहे थे कि अरे छोड़ दो यार, मत करो, क्या करना है, ये इतना ज़्यादा खा रहा है, इससे अच्छा तो हम झेल ही लेंगे सेपरेशन, कोई बात नहीं। शैडो सेक्ट मेंबर्स की वजह से लांग सेक्ट और ताइक्यूई जो एक्सप्लोरेशन है सुपर फास्ट हो गया था। लैंड स्पीड फेंगयुआन से बहुत ज़्यादा खुश भी था। एक दिन फेंगयुआन आइस क्लोज करके बैठा था, इमॉर्टल प्राइमेसी डेवलप कर रहा था, तभी सडन हेल्प रिक्वेस्ट मिलता है। उसकी आंखें खुली और उसी मोमेंट लांग लैंड स्पीड टेलीपोर्ट होके आ गया। लैंड स्पीड कहता है अर्जेंटली, एल्डर फेंगयुआन जल्दी हेल्प करो, ताइक्यूई में एक इमोरियल डेसोलेट बीस्ट आ गया है, उसने हमारे कई गुई मॉडल को ट्रैप कर लिया है। और तभी सीन देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, रोर आवाज आई, थंडर जैसी आवाज के साथ एक ह्यूज ड्रैगन हेड तैरते हुए हेरीमैन गोई मॉडल के ऊपर चार्ज करता हुआ आया। एयर प्रेशर इतना हैवी था कि उनका डिफेंस एकदम ब्रेक होने के ऊपर था। एक डाउट भी क्लियर हो गया कि भाई अब तो खत्म है। हेरीमैन एकदम डरते हुए कहता है वी आर फिनिश्ड, हम तो गए। लेकिन एक कोल्ड सी आवाज मतलब वॉइस सुनाई दी, बाय नेमिंग ये कहती है यूजलेस। हेरीमैन एकदम इंसल्ट सुन के भी खुश हुए कि एटलीस्ट कोई हमें बचाने आ गया। हेरीमैन कहते हैं फेरी बिंग मिंग सेव अस, सेव बचाओ हमें। व्हाइट फिगर एकदम से फ्लैश हुआ, बाइनिंग सामने आई, उसने अपने हाथों को लिफ्ट करा, क्रैक आवाज आई, इंस्टेंटली आइस वॉल उनके ठीक सामने अपीयर हो गई, ठीक उनके मुंह के सामने शील्ड बन गया। लेकिन उस पर बैम आवाज आई, क्योंकि वो जो ड्रैगन मुंह ही लड़ा देगा आइस वॉल के अंदर, और मुंह इतना खतरनाक उसके अंदर लड़ा कि वॉल भी टूट गई। पर बाइनिंग उन तीनों को पीछे ड्रैग करके सेव कर लेती है। उसकी आइस कोल्ड लाइट एकदम चमक रही थी, ड्रैगन हेड फ्रीजिंग लेयर में कवर हो जाता है, स्पीड सडनली स्लो हो गई थी। बाइनिंग ने लंबी सांस ली, ये हेड रैंक 7 था, इसे वो इजीली हैंडल कर सकती थी, बट प्रॉब्लम और बड़ी थी। बाइनेमिंग आगे देखते हुए कहती है ये एक इमोरियल मैरिड हेड कोलिंग ड्रैगन है,
एक नहीं है बल्कि इसके पास 10,000 हेड्स हैं, यानी 10,000 सर। अगर बाकी हेड्स भी यहाँ पे आके जॉइन हो गए तो मैं सोलो हैंडल कैसे कर पाऊँगी? मेरे से नहीं हो पाएगा। ये ऑर्डिनरी ताइक्यू नहीं था, डार्क फॉर्मेशन पाथ स्पेस था। इस बीस्ट का एक इन्नेट एबिलिटी था फॉर्मेशन वर्ल्ड क्रिएट करना, यानी यहाँ पे एक फॉर्मेशन वर्ल्ड क्रिएट हो गया था, एक एक टाइप का डोमेन क्रिएट हो गया था जिसके अंदर बाइनमिंग और ये कुछ हेयरी मैन्स यहाँ पे थे, जो कि बाहर नहीं निकल सकते थे और हो भी सकता है कि बाकी लोग भी यहाँ पे हों, जो कि इसके अंदर फँसे हों क्योंकि डोमेन बड़ा है, बहुत बड़ा है डोमेन। बाइनमिंग कहती है यहाँ से बाहर निकलना होगा, होप, यंग वुशी और बाकी सब सर्वाइव करें। देखा वो लोग भी इसी डोमेन के अंदर हैं। अब बाकी देखते हैं। आउटसाइड टाइकुई के स्काई में हाई लाउलन और बाकी सब फाइट कर रहे थे। नीचे जंगल जैसी ग्रीन टॉल ग्रास और उसमें हंड्रेड्स ऑफ ड्रैगन हेड्स थे, गोल्डन स्किल्स थे, ट्रिपल आइज थी, पॉइजन ब्रेथ था, शार्प टीथ थी, होंस थे। सब अलग-अलग थे बट ओरिजिन एक ही था। बॉडी ग्राउंड के अंदर थी और ये जितने भी सर थे ये सारे बाहर थे। ये एक इमोरियल डेसर्ट बीस्ट ऐसा बीस्ट है ना जिसके पास 10,000 सर हैं और ये जो सिर्फ सर हैं, बॉडी ग्राउंड के अंदर है लेकिन ये सर इनके बाहर रहते हैं और ये जो सर है यही हंट करते हैं, यही मारते हैं, यही सारे कांड करते हैं बाहर निकल के जितने भी सर हैं। और सर ये सब कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ये जो डोमेन है एक टाइप का डोमेन बना लेता है ये, और डोमेन बनाने के अंदर जब डोमेन बन जाता है तो उसके अंदर अपने सर छोड़ देता है और ये जो सर होते हैं ये जाके हंट वंट जो भी काम है वो सब करते हैं और हर एक सर बहुत पावरफुल है और यहाँ पे टोटल 10,000 सर हैं। हाई लॉलन ईगल जैसी स्पीड में सर्कल में फ्लाई कर रही थी। फायरवर्क लाइक किलर मूव वो एकदम भाई टपकाए जा रही थी सर के ऊपर जिससे वो मार सके इनको। लेकिन ये जो ड्रैगन था कंटिन्यूअसली रोर कर रहा था, काउंटर अटैक कर रहा था। इसके पास जो अटैक थे वो थे ड्रैगन ब्रेथ, पॉइजन स्पिट, लेजर लाइक आई बीम्स, ये फेंक रहा था। यंग वुशी चिल्लाते हुए कहता है बाइनिंग हेड को इग्नोर करो, बाकी में 3 रैंक 7 हेड्स हैं, इधर आओ। हाई लॉलन कहती है इमॉर्टल को अभी तक नहीं मिला है यार, डिस्टेंस मेंटेन करो, क्लोज गए तो फॉर्मेशन में खींच लिया जाएगा और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसका कॉम्बैक्ट हैवी प्रेशर में चल रहा था। मीनवाइल फेंग युआन की साइड लांग या लैंडस्पिट ने हेल्प मांगी, फेंग युआन रिफ्यूज नहीं कर सकता था। रिवॉर्ड बढ़िया मिल रहा था, सुप्रीम एल्डर की ड्यूटी भी थी बचाना, तो वो कैसे मना करेगा? ऊपर से अलायंस एग्रीमेंट भी था। रश करते हुए उसने ऑर्डर दिया। फेंग युआन कहता है टाइम को बाय करो, मैं आ रहा हूँ। बैटल इंस्टेंटली वहाँ पे बढ़ गई थी, टाइम कम था और यिंग वुशी और उसकी टीम ऑलरेडी काफी प्रेशर के अंडर थे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है वहीं लड़ाई का सीन जहाँ पे 10,000 हेड थे। एक चीज़ और इनके बारे में पता चलती है, जो भी सर थे ना 10,000 सर या हेड जो भी मान लो, जितने भी हेड थे ना, इनका अलग-अलग लेवल है। यानी इसमें से ऐसा मान लो कि इसमें से 2-4 हज़ार तो ऐसे होंगे कि जो नॉर्मल रैंक 6 के हेड होंगे और कुछ ऐसे हेड होंगे जो रैंक 7 के होंगे और कुछ ऐसे भी हेड होंगे जो कि रैंक 8 के होंगे और वही सबसे पावरफुल हेड होंगे और बॉडी तो इस ग्राउंड के अंदर दबी हुई है, वो याद रखना। देखते हैं आगे। यहाँ पे एक आवाज़ आती है, ओह नो! और ज़्यादा ड्रैगन हेड जाग रहे हैं। दूसरा कहता है ऐसा चलता रहा तो रैंक 8 हेड भी ज़िंदा हो जाएगा और हम सब मारे जाएँगे। सेक्ट लीडर कब तक आएगा यार? बुलाओ उसको। ताइक्वी के डीप में है, टेलीपोर्टेशन दूर है यहाँ पे, टाइम लगेगा ध्यान से। हमें जैसे-तैसे यहाँ पे बचना पड़ेगा, अदरवाइज़ सेक्ट लीडर को आने में टाइम लगेगा। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि सेक्ट लीडर को बुला लो जैसे-तैसे, तभी हम बच पाएँगे, अदरवाइज़ हम सारे गए क्योंकि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहाँ से बहुत दूर है। तो अगर वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आएँगे तो वहाँ से यहाँ तक आने में उन्हें टाइम लग जाएगा। बातें हो ही रही थी कि एक रैंक 7 ड्रैगन हेड ग्राउंड से एकदम पॉप आउट हुआ और सिल्वर ड्रैगन ब्रेथ ब्लास्ट करा। हाई लेवल बहुत मुश्किल से ही बच के निकली थी। यंग वुशी कहता है लेडी व्हाइट रैबिट श्योर, बैक से रहो, दूर से ही सपोर्ट दो, दूर से ही अटैक करो। श्योर रैंक 6 थी, माइंड शेक हो रहा था, बेयरली फाइट कर पा रही थी। जीनस सब बोलते थे बट हाई लेवलान और बाकी सबके लेवल के सामने तो वो टोटली मिसमैच थी। वो लेडी व्हाइट रैबिट के साथ पीछे हट गई थी। लेडी व्हाइट रैबिट वर्ड टोन में कहती है रिट्रीट करना ही सही है। श्योर थोड़ा सा अनॉयड हो गई। वो कहती है फेरी फेरी वुशी ने बोला है ना, तो सुनो, हम हेल्प नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ही बन रहे हैं, हमें ऐसा करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। ये फेरी वुशी पता है किसे बोलेगी? यंग वुशी को, तो ध्यान रखना। वही टाइम पास होता गया और ज्यादा हेड्स ज्वाइन होके फाइट में और ज्यादा बना रहे थे। एक 1000 हेड मूव कर रहे थे, यानी करीबन एक से ज़्यादा, यानी करीबन 1000 की, ऐसा होता नहीं है जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं जो कितनी खतरनाक झुंड में एकदम सफ़र करती हैं, फिर एक व्हेल आके उन सबको खा जाती है, तो वैसा ही सीन हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ एकदम हेड, उन मछलियों को ही मार लो। बहुत सारे हेड आ रहे थे इन आस-पास से। हाई लॉन और इसकी जो टीम थी फुल सप्रेस हो गई थी इन हेड के बीच। ये दूर से ही अटैक कर पा रहे थे, बस अपने आप को जैसे-तैसे डिफेंड कर पा रहे और कुछ नहीं। गुड थिंग ये थी कि मैरिड हेड कॉलिंग ड्रैगन मूव नहीं कर सकता था, बस अपनी टेरिटरी में डिफेंड करता था। बैड थिंग ये थी कि 1000 हेड
ड्रैगन ब्रेथ नॉन स्टॉप भाई फेंके जा रहे थे। एकदम जहाँ-जहाँ ड्रैगन ब्रेथ जा रही है सब जगह हेल बन जा रही थी। टीम बार-बार पीछे हट रही थी, बार-बार पुश हो रही थी, बार-बार पीछे हटने पे मजबूर हो रही थी और भागे जा रहे थे, डोमेन से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ये सब दिक्कत थी। हाई लॉन अपने दाँतों को दबा के कहती है सिचुएशन भाई एकदम कैंसर सी हो गई है। यिंगुशी कहता है बाइनिमिंग अभी भी ट्रैप्ड है, लगता है नहीं निकल पाएगी, दिक्कत हो गई है बाइनिमिंग को। अब देखते हैं इनसाइड द फॉर्मेशन, ये जो डोमेन था, डोमेन वाली फॉर्मेशन उसके अंदर बाइनेमिंग थी। बाइनेमिंग भी स्ट्रगल कर रही थी। 3 हेरी मैन को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था जिससे वो एकदम लिमिट पे आ गए थे। तब एक टेरिफाइंग ऑरा एकदम से भाई स्प्रेड हो गया। स्लोली एक ह्यूज ड्रैगन हेड ग्राउंड से नीचे निकलने लग गया। बाकी सब भी उसके आस-पास घूमने लग गए और पता चलता है कि जो ड्रैगन हेड था ये एक तरीके की माँ थी सबकी। ये यही इस हेड से ही बाकी हेड जन्मे थे। अब ये पता चलता है कि कौन-सा हेड था, ये था इमोरियल रैंक 8 हेड जो कि जाग चुका था। आधी आइज़ को ओपन करता है, अभी भी फुली जागा नहीं था पर प्रेशर बहुत इंसेन था। जितने भी यहाँ पे हेरी मैन और बाइनेमिंग थी, वो कहते हैं डैम! यिंग वुशी भी फॉर्मेशन के बिल्कुल करीब था। वो कहता है भागो भाई भागो! मतलब दे कुड नॉट फेस रैंक 8 बिल्कुल सही बात है, कैसे फेस करेंगे? दे डिसाइडेड टू रन, लीव बाइनेमिंग एंड हैरी मैन बिहाइंड यानी छोड़ दो, मरने दो इन लोगों को और हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे यिंग वुशी और बाकी लोग यहाँ से भागने वाले थे। बट सडनली इमोरियल हेड ओपन कर लिया अपने माउथ को और जैसे उसने अपना मुँह खोला, एकदम से ना ब्लैक होल जैसी सक्शन फ़ोर्स एकदम उसके मुँह से निकलने लग गई। जो भी डोमेन और डोमेन के थोड़ा-सा आस-पास या डोमेन के हल्का बाहर भी था, वो सब भी इस फ़ोर्स के चक्कर में पीछे आने लग गए और इन वन पुल पूरी की पूरी टीम फ़ॉर्मेशन स्पेस में ड्रैग हो गई। ज़ीरो रेजिस्टेंस था यानी भाग सकते ही नहीं थे। बाइनमिंग शॉक्ड हो गई, वो कहते हैं इमोरियल ड्रैगन हेड फेंगयुआन कहाँ है? वो कब आएगा? यिंग वुशी और बाकी सब तो भाई एकदम स्माइल खत्म हो गए थे उनके फेस से, तो अब साफ-साफ डर दिख रहा था। लकीली रैंक 8 बीस्ट ने उन्हें सिर्फ ट्रैप किया था, अटैक नहीं करा था। उसके पर्सपेक्टिव में रैंक 6 और रैंक 7 इंसेक्ट थे। फाइट बाकी हेड्स को हैंडल करने दिया था। अब फॉर्मेशन स्पेस में करीबन 1000 मूविंग हेड थे, टेलीपोर्टिंग ड्रैगन हेड्स बाकी सब भी थे और एस्केप इम्पॉसिबल था। ओनली एक ही चीज़ थी, या तो फाइट कर लो या तो मर जाओ। बैटल इंसेन हो गया था, सब इंजर्ड हो गए थे। वीक जितने भी थे वो तो भाई एकदम कोलैप्स हो गए थे। पहला डेथ यहाँ पे हैरी मैन इमॉर्टल जो था उसका ही हुआ था, वो डेड होके मर गया था। श्योर एस्केप नहीं कर पाई थी, मल्टीपल हेड्स उसके आस-पास एकदम सराउंड करके खड़े हो गए थे और श्योर अपनी आइज़ को बंद कर लिया था। उसने बोला था आज मेरा यहाँ पे मरना तय है, फाइट मैं कब तक करूँगी, ज़्यादा मैं कर नहीं सकती और अगर मैंने नहीं करी फाइट तो मैं मर जाऊँगी और यहीं पे मेरा अंत तय है। तब एक डार्क फिगर एकदम से आया और उसके पास से निकला। ब्लैक टाइग्रेस कहती है, "क्या कर रहे हो तुम सब? मुझे ही आना पड़ रहा है, सीन क्लीन करो, कुछ करो।" और यहाँ पे श्योर एकदम से शॉक हो गई, वो कहती है, "तुम लेडी व्हाइट रैबिट हो?" ब्लैक टाइग्रेस एकदम कहती है, "मैं वो बेचारी वीकलिंग नहीं हूँ।" श्योर एकदम से स्पीचलेस हो गई। उस मोमेंट उसे समझ आ गया कि शैडो सेट के लोग ह्यूमन्स नहीं मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से सबसे वीकेस्ट अभी वही है, यानी श्योर सबसे वीक है यहाँ पे। ब्लैक टाइग्रेस के आने के सिनेरियो को थोड़ा-सा स्टेबल हुआ बट रिलीफ थोड़े ही टाइम का था क्योंकि और ज़्यादा ड्रैगन हेड यहाँ पे निकलने लग गए। रियल टेरर तो यहाँ पे एक ही चीज़ का था, वो था मैरिड हेड कॉलिंग ड्रैगन का, क्योंकि भाई ये जो छोटे-मोटे ड्रैगन हेड है ना, ये ज़रा-ज़रा से हेड है यार, इनको तो तुम मार दोगे आराम से क्योंकि ये 1000 या 2000 कितने भी आएँ तुम आराम से इसे डिफेंड भी कर लोगे, मार लोगे। लेकिन जो रियल थ्रेट था, वो आँखें बंद करा हुआ एक बीच में ड्रैगन हेड था जो कि रैंक 8 ऑरा वाला था। उसकी वजह से तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे और बच के भी नहीं जा सकते, मरना तुम्हारा तय ही होगा। और वो अभी उँगली नहीं कर रहा है तो जैसे-तैसे ये लोग ज़िंदा हैं, अगर उसने उँगली करी तो ये सारे मरेंगे। और इसने ना अभी तक लेडी व्हाइट रैबिट को देखा था जो कि अपने नॉर्मल रैबिट वाले फॉर्म में थी, लेकिन अब जब वो ब्लैक टाइग्रेस बनी तो इसके अंदर थोड़ी-सी होप आ गई क्योंकि पहले तो सोच रही थी कि इसका जो मोरल था या जो भी चीज़ें थी सब डाउन हो गई थी, खत्म हो गया था, ये सोच रही थी अब मर जाना ही है बस, मर जाओ खत्म और कुछ नहीं कर पाते, गिव अप कर दो। लेकिन जैसे ही ब्लैक टाइग्रेस के साइड से गुज़री और सब हेड्स को मारा, इसको भी बचाया और खुद भी लड़ने लग गए और सबको कहने भी लग गए कि क्या तुम पागल हो? मेरे आने पर ही तुम कुछ कर पाओगे क्या? खुद से तुमसे कुछ नहीं होगा क्या? ऐसा जब उसने बोला ना तब जाके लोगों के अंदर मोटिवेशन आया कि चलो यार लड़ते हैं। क्योंकि थोड़ी देर इनको और एंड्योर करना था क्योंकि अभी तक फेंगयुआन और लैंडस्पीड तो आया नहीं। लैंडस्पीड तो चलो आएगा भी नहीं, फेंगयुआन को ही आना होगा और वो अभी तक आया नहीं है। इमॉर्टल सिर्फ डिफेंड कर पा रहे थे, एस्केप ज़ीरो चांस था और होप ओनली फेंगयुआन पर थी। पर वो आएगा कब? यही सबके मन में होप थी कि वो आएगा अब कब? इतनी फाइट हो चुकी थी फिर भी अभी तक आया नहीं था। तब रियलाइज़ हुआ कि फॉर्मेशन स्पेस में टाइम पाथ इफ़ेक्ट है। अंदर टाइम आउटसाइड से डिफरेंट है। ये सुन के सबके दिल में एकदम भाई बोझ सा जाग गया कि अरे भाई! अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र रहा है और बाहर के हिसाब से पता ही नहीं चलेगा। यानी अगर अंदर 10 मिनट हो जाएँगे और बाहर 1 ही मिनट हुआ होगा, ऐसे टाइप का सीन था। लेकिन धीरे-धीरे यिंग वुशी ने नोटिस किया कि ड्रैगन हेड्स कम होते जा रहे हैं। प्रेशर धीरे-धीरे कम हो रहा था। यिंग वुशी एक्साइटेड हो गया। कहते हैं क्या? क्या फेंगयुआन आ गया? प्रेशर कम
हो रहा है? फेंगिवान आ गया क्या? सबका मोराल एकदम से हाई हो गया। शिवर भी थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील कर रही थी। रैंक 8 बीस्ट, क्या फेंगिवान ट्रूली रेसिस्ट कर पाएगा इसको? और वो यहाँ पे आके कुछ हमें कर पाएगा, बचा पाएगा हमें? क्योंकि यहाँ सामने एक रैंक 8 बीस्ट है। तभी फ़ॉर्मेशन स्पेस एकदम से ब्रेक हुआ और जो बाहर का वर्ल्ड था वो दिखने लग गया। शिवर एकदम से उसकी तरफ देखा कि हैं! ये क्या हुआ? ग्राउंड एकदम से ब्लड रिवर से भर गया। ड्रैगन कॉर्प्स आस-पास एकदम से फैलने लग गए। बैटलफ़ील्ड में पूरा मास कैसा जैसा छा गया था। रैंक 8 का ड्रैगन हेड एकदम से इंजर हो गया, एकदम चिल्लाने लग गया। तभी अब पता चलता है फेंगिवान, पता चलता है कि वो यहाँ पे आ चुका था और वो सिर्फ़ अकेला यहाँ पे नहीं आया था, वो आया था हर जगह से। कैसे? क्योंकि उसने यूज़ करा था सिंगल थॉट एंडलेस क्लोन्स का, जो कि हमें दिखते नहीं हैं। दिखते नहीं है, बस अटैक कर देते हैं। पर्पल कलर का एक फॉग टाइप का कुछ होता है। थाउज़ेंड्स ऑफ ये फॉग, रियल बॉडी उनमें ही हाइड थी। रैंक 8 ड्रैगन हेड डिटेक्ट ही नहीं कर पाया इस चीज़ को और उसने यूज़ करा अपने फेंगिवान ने इग्नाइटेड थॉट फ्लाइंग रॉक। काउंटलेस फ्लेम रॉक्स भी एकदम से इधर टूट पड़ने लग गए, एकदम नीचे से उठ उठ के नीचे ग्राउंड से उठ के ऊपर आने लग गए। जिससे जो भी ड्रैगन हेड ऊपर उड़ रहे थे, उन सबके ऊपर एकदम से हिट लगा और सारे नीचे ग्राउंड पे गिर के तबाह हो गए। ग्राउंड हेड से एकदम स्ट्रगल कर रहा था बट फ्लेम उनके थॉट को बर्न कर रही थी जिससे ड्रैगन हेड कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, मरे जा रहे थे। चांस ज़ीरो था उनके बचने का। अब यूज़ करा यहाँ पे एक और चीज़ जिसका नाम था सिंगल थॉट फ्लावर ब्लॉसम। ड्रैगन बॉडीज़ पर फ्लावर ब्लॉसम्स एकदम से उगने लग गए। ड्रैगन की स्ट्रेंथ एकदम से खत्म होने लग गई। वही वाला सीन जो मैंने तुम्हें बताया नहीं है। मैं तो भूल ही गया उस एनीमे का फिर से नाम, बंदों ने मेरे को लिख के भी बताया लेकिन मैं फिर से भूल गया। पैराडाइज़ जो भी है उसका नाम, वही पैराडाइज़ टाइप का, पैराडाइज़ हेल या हेल पैराडाइज़, हाँ, उसमें वो जो आइलैंड के ऊपर वो जो चीज़ काट लेते हैं तो तुम्हारी बॉडी पे वो उग जाते हैं ना, वही टाइप का यहाँ पे भी था। इससे ना फ्लावर्स उग जा रहे थे तुम्हारी बॉडी के ऊपर। अरे ड्यूक लॉन्ग के ऊपर भी तो यही अटैक करा था, याद है ना? ये वही वाला अटैक था। रैंक 6 और रैंक 7 हेड के ऊपर एकदम भाई उगे जा रहे थे और सब खत्म हो जा रहे थे और एक तरीके का वो फट जा रहे थे, कुछ नीचे गिर जा रहे थे, कुछ कोलैप्स हो जा रहे थे, कुछ भी हो जा रहा था, खत्म हो जा रहे थे बेसिकली। रैंक 8 हेड यहाँ पे पावरफुल था बट फेंगिवन एक तरीके से इनविजिबल था, तो यूज़लेस था उसके ऊपर कोई भी अटैक लगना क्योंकि उसे पता ही नहीं फेंगिवन है कहाँ। फेंगिवन के अब थॉट को दिखाया जाता है, फेंगिवन कहता है विज़डम पाथ किलर मूव्स, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के ट्रूली इंसेन पावर वाले हैं। सडनली रैंक 8 हेड टारगेट को शिफ्ट करके शैडो सेट के इमोर्टस पर चार्ज कर गया। हेरी मैन एकदम से चिल्लाने लग गए। फेंगिवन का रियल बॉडी एकदम से फ्लैश हुआ, ड्रैगन हेड के रूट में ही एकदम सामने आ गया। शूर एकदम से फ़ियर में आ गई, वो कहते बी केयरफुल फेंगिवान। और तभी ड्रैगन हेड ने मैसिव इम्पैक्ट सीधा फेंगिवान के ऊपर ही डाला क्योंकि पूरा हेड फेंगिवान से ही टकराया था। फेंगिवान दूर तक फ्लाई करके एकदम दूर तक गिरा जाके बट इंस्टेंटली वापस वहीं पे टेलीपोर्ट भी हो गया। उल्टा ड्रैगन हेड ब्लीडिंग कर रहा था, उसके ऊपर चोट लग गई थी, वो एकदम पैथेटिक हालत में आ गया था। पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे यूज़ क्या करा गया था रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील का। हेवनली कोड भी इससे हेल्पलेस थी, ये बेचारा बीस्ट क्या करता? या हेड क्या ही कर ले बता? शैडो सेक्टर तो सेफली रिट्रीट कर गया था। अब फेंगिवान की सोलो फाइट होने वाली थी रैंक 8 हेड से। अब सब चीज़ को का बर्डन फ्री था। बस श्यूअर को भी यहाँ से जैसे-तैसे उठा के ले गए थे कि श्यूअर निकल जा, फेंगिवान सँभालेगा। श्यूअर की आइज़ में एकदम से स्टंट रह गई थी। वो कहती है सो स्ट्रांग, फेंगिवान कितना स्ट्रांग है। चोमू को ये नहीं पता कि उसके पास रिवर्सल प्रोटेक्शन सील है, तो कैसे भी कोई अटैक उसके ऊपर लगेगा। कुछ मोमेंट लेटर फेंगिवान अपर हैंड में था और फाइनली उसने किल कर दिया रेड रेड कह रहा हूँ सॉरी, रैंक 8 के हेड को और एकदम 2 टुकड़ों में काट काट के एकदम स्लाइस कर दिया था और बैटल यहाँ पे खत्म हो गई। फेंगिवान एकदम शांत था, बैटलफील्ड फुल एकदम डेड बॉडीज़ से भरा हुआ था। हर तरफ यहाँ पे सर पड़े हुए थे डेड बॉडीज़ के। फेंगिवान एकदम कैज़ुअली यहाँ पे कहता है ये इमोरियल डेसोलेट बीस्ट तो थोड़ा-सा वीक निकला। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सब होने के बाद जितने भी हेरी मैन थे वो सब चिल्लाने लग गए, हम बच गए, लॉर्ड फेंगिवान तो अनबीटेबल हैं। और 2 हेरी मैन को इमॉर्टल ने देखा कि फेंगिवान ने मल्टी हेडेड ड्रैगन को एकदम से हरा दिया, वो भी एक स्लाइस में ही काट डाला पूरा बीच में से। लेकिन शैडो सेट के इमॉर्टल बिल्कुल चुप रहे थे। बाइनिमिंग तो बस उसकी तरफ देख के कहती है, "हँ, यिंगुशी पुरानी यादों में लॉस्ट था। उसे पर्पल माउंटेन ट्रूमनार की याद आ गई क्योंकि फेंगिवान ने जितने भी अटैक यूज़ करे थे पर्पल माउंटेन वाले थे। हाई लेवल उनका फेस सीरियस हो गया। फेंगिवान जितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था उतना उसके अंदर भागने वाली जो चीज़ थी वो एकदम ज़ीरो होती जा रही थी। उसको लग रहा था मैं भाग ही नहीं पाऊँगी, फेंगिवान इतना मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो। श्यूअर एकदम से शॉक्ड थी। वो बैटलफील्ड को देखते हुए सोचने लग गई। श्यूअर कहती है, "ये रैंक 8 पावर होती है क्या? नॉर्मल ह्यूज बीस्ट रैंक 8 इमॉर्टल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ह्यूमन ब्रेन तो भाई क्या बोले, ओवर पावर्ड टेक्निक्स है इसके पास। क्यों ह्यूमन ब्रेन इसने इसलिए यूज़ करा क्योंकि ये सारी मेंटल टेक्निक्स थी, पर्पल माउंटेन वाली ना इसलिए।
वो कहती है कि इस बंदे से शादी मतलब हमारी ट्राइब को कोई बुली नहीं करेगा, रॉकमैन हमें दबा नहीं पाएँगे, अगर हम इसकी हेल्प यूज़ करें तो पूरी ट्राइब रिच हो जाएगी। फेंग युआन मीनवाइल ड्रैगन की कॉर्प्स को देखकर अपने गेन्स को कैलकुलेट कर रहा था कि क्या-क्या फ़ायदा हुआ। ये जो बीस्ट था रैंक 8 लेवल का था पर कैटेगरीज़ में वीक टाइप वाला था, ऊपर से सोता हुआ था पर फेंग युआन के विज़डम पाथ अटैक से परफेक्ट काउंटर करा था। अगर वो डायरेक्ट फाइट करता तो शायद ज़्यादा टाइम लगता। इग्नाइटेड थॉट फ्लाइंग रॉक ने ईज़ी बना दिया था सब कुछ चीज़ों को। क्योंकि ये जो थॉट रॉक थे ये एकदम से ना छोटे-छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं एकदम मान लो करीबन 1000 पत्थर होंगे छोटे-छोटे से आराम से और ज़रा से दाने होंगे एकदम नमक के बराबर मुट्ठी में नमक जितने और जैसे ही तुम इसको फायर करोगे काले-काले पत्थर जैसे ही सामने जाएँगे एकदम से बड़ा-बड़ा पत्थर एकदम ऐसे हो जाएँगे जैसे 5-5 फुट के पत्थर और सामने वाले को लगेगा और बंदा खत्म क्योंकि उसके ऊपर फ्लेम लग जाएँगी जो कि बुझेंगी नहीं। उसके जितने भी थॉट होंगे वो सब बर्न होने लग जाएँगे, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा बंदा और नीचे गिर के मर जाएगा। बीस्ट तो यही होता है उसके साथ जैसा हमने देखा वो भी मर गए सारे। फेंगीमान सोचते हुए कहता है, "अब इस ड्रैगन का क्या करूँ? इमॉर्टल हेड गया, अब ये सिर्फ़ एशिएंट लेवल का है, बट टाइम के बाद नया हेड तो ग्रो करेगा ही, फिर इमोरियल लेवल का बन जाएगा दोबारा से।" ये फ़ॉर्मेशन टाइप ड्रैगन बहुत ही रेयर था। फेंगीमान सोच रहा था कि इसे अपने सविनरी इमॉर्टल प्राइमेसी में शिफ्ट कर ले, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ड्रैगन ज़मीन से अटैच था, अर्थ वेन से पावर लेता था, अगर इसे निकाल लिया तो ये मर जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कैसे? अभी मरा नहीं क्या ड्रैगन? देखो ड्रैगन के जितने भी सर थे वो सब मर गए 10,000 सर थे वो सारे के सारे खत्म रैंक 8 लेवल के साथ वाला भी खत्म। अब इसकी बॉडी बची है। अगर तुम इसकी बॉडी को भी मार दो तो ये भी खत्म हो जाएगी और अगर नहीं मारोगे तो इसका जो रैंक 8 वाला सर है वो दोबारा से कभी ना कभी ग्रो हो जाएगा और वापस से इसके पास रैंक 8 वाली पावर आ जाएगी। अब ये चीज़ें थी। नॉर्मल इमॉर्टल्स हेल्पलेस होते पर फेंगयुआन के पास ऑप्शंस थे। शैडो सेक्ट लांग या सेट के इनहेरिटेंस की वजह से रीलोकेशन पॉसिबल था लेकिन फेंगयुआन ने आइडिया ड्रॉप कर दिया। रीज़न सिंपल था मेथड्स के लिए स्पेशल इमॉर्टल को चाहिए होते जो उसके पास नहीं थे और ह्यूज टाइम और रिसोर्स दोनों वेस्ट हो जाएँगे। किल करके सेल करना भी वेस्ट था। जिंदा ड्रैगन बढ़िया रहता है, मरे हुए ड्रैगन की कोई वैल्यू ज़्यादा होती नहीं। फेंगयुआन के माइंड में एक बेस्ट सॉल्यूशन फ्लैश होता है। वो कहता है लांग या सेक्ट। वो लैंडस्पीड को कॉन्टैक्ट करने ही वाला था, तभी लांग या लैंडस्पीड ने पहले ही उसे कॉन्टैक्ट कर लिया कि बताओ क्या सिचुएशन है उधर की। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था लैंड्सपेट। फेंग युआन ने बीस्ट को हराकर 2 हेरी मैन इमॉर्टल की लाइफ़ को बचा लिया था। उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी। फेंग युआन वैसे हल्का-सा स्माइल करता है। रैंक 8 का स्टेटस अलग ही लेवल का था। रैंक 9 ना हो तो रैंक 8 एकदम किंग्स होते हैं और फेंग युआन फुली रैंक 8 नहीं था पर बैटल स्ट्रेंथ की वजह से क्वासी रैंक 8 का तो फ़ील क्लियरली मिल रहा था उसको। फेंग युआन कहता है ये ड्रैगन ज़िंदा है, बाद में न्यू इमॉर्टल हेड ग्रो करेगा। मैं इस इमोरियल बीस्ट को लांग या सेक्ट को सेल करना चाहता हूँ। इसके बदले कितने सेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे सेक्ट मास्टर? तो लैंडस्पीड एक्साइटेड हो गया, कहता है परफेक्ट आइडिया, बिल्कुल सही सोचा तुमने। लांग या सेक्ट ताइक्वी एक्सप्लोर कर रही थी। इमोरियल कॉर्प्स से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बन सकती थी। एक बेस बन जाता पर ताइक्वी बहुत ज़्यादा ह्यूज था यानी बहुत बड़ा एरिया था। एक बेस काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे बेसेस चाहिए तुमको। लैंडस्पीड कहता है ये ड्रैगन खुद एक नेचुरल इमॉर्टल फॉर्मेशन है, बस इसे टेम करना होगा और सेकंड बेस तैयार, पॉइंट्स मिल जाएँगे। उसने फेंगियोन को सैटिस्फैक्शन नंबर दे दिया कि लो तुम्हें इतना मिल जाएगा अगर तुम ये कर देते हो तो। फेंगियोन के सेक्टर पॉइंट्स से पहले इमॉर्टल को रिफाइन करते वक़्त बहुत स्पेंड हो गए थे। सो ये जो डील थी परफेक्ट टाइमिंग पे आई थी। अब उसका रियल टारगेट और असली टारगेट यहाँ पे था हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू, उसको रिफाइन करवाना। लूट सेटल करके फेंगयुआन सबको वापस ले गया शैडो सेट के जितने भी लोग हर्ट थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई लाउलन हर्ट हो गई थी। फायर पाथ मूव उसके ग्रेट स्ट्रेंथ मार्शल बॉडी पे सूट नहीं करता तो उसको ज़्यादा ही दिक्कत होती थी। पर प्रॉब्लम फेंगयुआन का खुद भी स्ट्रेंथ पाथ डेवलप करना था। सेम रिसोर्स दोनों को नहीं दे सकता था। पहले अपनी नीड्स को पूरी करेगा फिर हाई लाउलन को देगा ना इसलिए। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है उसका फायर मूव को मॉडिफाई कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव भी एडजस्ट करके उसे दे सकता हूँ। हाई लेवल लॉयल थी अलायंस की वजह से पर फेंगयुआन को मियाओइन और व्हाइट रैबिट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगती थीं और उसके पास एक हिडन कंट्रोल कार्ड भी था। हाई लेवल का बाप और उसका जो दुश्मन है हाई चैंग जो उसके कंट्रोल में था और हाई लेवल को आइडिया भी नहीं था। फेंगयुआन कहता है इसे स्लाइटली एक तरीके से मैं नरिश कर सकता हूँ। मूव्स मॉडिफाई करना भी ईजी है, टाइम लगेगा। नेक्स्ट फ्यू डेज़ हीलिंग फेज़ का चला था। हाई लेवल रिकवर कर रही थी। जितनी भी माइल्ड इंजरीज़ थी वो रिकवर कर रही थी, बाकी लोग भी रिकवर कर रहे थे। फेंगयुआन ने उसे स्टार आइस इमॉर्टल को दे दिया था। एक तरीके से दे दिया और ऑर्डर भी दिया था कि इसको रिफाइन स्टार्ट कर दो, स्टार को रिफाइन करो। साउथर्न बॉर्डर में
क्राउड की वजह से फेंगिवान ये काम नहीं कर पाया था, सो अब हाई लॉलन को दे दिया ताकि टाइम उसका लगे और गू की वैल्यू भी अनलॉक हो जाए। जब हाई लॉलन सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया उसने, जो स्टार वाला था रिफाइन कर लेगी, तब क्या होगा ना, तब फेंगिवान उसे मॉडिफाइड किलर मूव रिवॉर्ड में देगा। फेंगिवान को प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस था, बिना रीजन के रिवॉर्ड देना ना ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए वो ना यहाँ पे क्या कर रहा है कि जाओ रिफाइन कर लो, और शायद रिफाइन भी कर लेगी हाई लॉलन। पहले मैंने कह दिया कि उसने रिफाइन कर लिया, सॉरी इस चीज़ के लिए। वो रिफाइन कर लेगी ना, ये जो स्टार वाला गो है, तब वो उसको रिवॉर्ड देगा कि लो तुमने ये काम करा तभी तुम्हें रिवॉर्ड मिलना है। प्रमोशन और डिमोशन के लिए हमेशा सॉलिड रीज़न चाहिए होते हैं। अगर नहीं हो रीज़न, तो रीज़न को क्रिएट करो, तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ ना, कुछ नहीं मिलने वाला। ड्रैगन इंसिडेंट के बाद फेंगिवन को समझ आ गया कि शैडो सेट को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। उनकी पावर फ्यूचर में फेंगिवन की रियल विनिंग के चांस तभी बढ़ेंगे। यानी जब आगे जाके जो लड़ाई होगी, ये लोग पावरफुल होंगे तभी तो वो लड़ाई जीत पाएगा फेंगिवन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इन सबसे भी पहले उसका खुद का ग्रोथ था, सबसे इम्पोर्टेंट यही था। जो टाइम ऑफ नीड में खुद पे ट्रस्ट करे वही मैच्योर था। शैडो सेट उसके लिए बस एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, उसको भी ग्रो करना ही है, काम आएगा, लेकिन पहले खुद को तो कर लें। क्लाउड सिटी में लौट कर फेंगिवान ने एक रैंक 6 स्ट्रेंथ मटेरियल निकाला। उसने ईट स्ट्रेंथ किलर मूव यूज़ करा, मटेरियल मेल्ट हुआ और थोड़ा सा स्ट्रेंथ पाथ दावमार्क उसमें ट्रांसफ़र हो गए। फिर चेक करा परसीवेबल दाव इमॉर्टल गो से, और जो इंक्रीज़ हुए दावमार्क थे ना स्ट्रेंथ पाथ वाले, वो बड़े कम हुए थे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट दावमार्क नॉर्मली ट्रिबुलेशन से ग्रो होती हैं, ईट स्ट्रेंथ बड़ा कम ही ग्रो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे-धीरे ही खाते रहो तो बढ़ ही जाएँगे ना। ड्रैगन फाइट के मार्क ने पावर ऑलमोस्ट बूस्ट नहीं की थी, इसलिए फेंगिवा सोचते हुए कहता है, अगर स्नैक इमॉर्टल गू को रैंक 7 और बिग स्नैक में रिफाइन कर पाऊँ, यानी अगर उसने स्नैक इमॉर्टल गू जो कि रैंक 7 नहीं है, रैंक 6 का है, उसे अपडेट करके रैंक 7 बना दूँ जिसका नाम होगा बिग स्नैक वाला, तो उसे अगर मैंने रिफाइन कर दिया तो ईट स्ट्रेंथ का इफेक्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और आइडिया भी बड़ा मस्त लग रहा था, पर अभी टाइम नहीं है। प्रायोरिटी अभी ये है कि हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू को रिफाइन करना और इमॉर्टल प्राइमेसी को डेवलप करना खुद के फूड नीड्स के लिए। ये सारा मनी ऑलमोस्ट ज़ीरो कर रहा था। 10 मिलियन एसएस स्टोन भी फास्ट एक तरीके से खत्म हो रहे थे। रिजल्ट गुड था। हाफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका था। फेंगिवा सोचते हुए कहता है, मेरा सोल फाउंडेशन 10 मिलियन मैन सोल पे पहुंच गया है। आगे भी कंटिन्यू करना है। क्लियर मूव्स की प्रायोरिटी भी उसके पास थी, जैसे विजडम पाथ उसके पास ग्रैंड मास्टर स्किल थी। विज़डम पाथ का इमॉर्टल गो भी था। साथ में स्वॉर्ड पाथ में उसके पास स्वॉर्ड पाथ के गो थे, लेकिन अटेनमेंट लो था। सोल पाथ उसके पास सबसे ज़्यादा लोवेस्ट में था, अटेनमेंट 0 था। सिर्फ रैंक 7 चेंज सोल था और रैंक 6 क्लीन सोल था उसके पास। प्लान उसका फाइनल था। फेंगिवान कहता है, बो किंग के स्वॉर्ड मूव्स मॉडिफाई करूँगा। हाई लौलान के लिए भी किलर मूव मॉडिफाई करूँगा। बस प्रॉब्लम ये है कि बेसिक डेवलपमेंट के बाद फंड्स डेंजर एक बहुत ज़्यादा डेंजरसली लो हो जाएँगे। थोड़ा-सा कंसर्न था, बट 3 डेज़ लेटर स्नोमैन ट्राइब का थर्ड गिफ्ट भी उसके पास आ गया। ये सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट था, और इसके बाद फेंगिवान के इमॉर्टल प्राइमेसी फंड्स प्रॉब्लम टेम्परेरी सॉल्व हो गई। लगता है गिफ्ट के अंदर दहेज में बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया गया। एफडी सब तुड़वा दी गई है लग रहा है। कुछ ज़्यादा ही इमॉर्टल एसेंस स्टोन मिले होंगे। इसी के साथ यहाँ पे सीन को शिफ्ट करा जाता है साउथर्न बॉर्डर के साइड। साउथर्न बॉर्डर हल्का रेनी टाइप का सीजन चल रहा था। कोल्ड वाइंड बह रही थी, सनसेट वाला वाइब था और ग्रीन माउंटेन्स दिख रहे थे। एक अनटेम्ड माउंटेन पर, सॉरी अनटेम्ड कह दिया, अननेम्ड माउंटेन यानी एक नेमलेस माउंटेन। एक नेमलेस माउंटेन पर 6 करीबन ईयर्स पुराना जाइंट पाइन ट्री खड़ा हुआ था। 6 साल पुराना था। ज़ेंग क्विंग नाम का जो बंदा था, जो कि रैंक 7 का वुड पाथ वाला बंदा बंदा था, जो कि एक लकड़ी वाले रूप में था, बड़े एक्साइटमेंट में था। यहाँ पे ज़ेन क्विंग कहता है, बस बस 1 घंटा और रैंक 7 पाइन नीडल इमॉर्टल को रिफाइन हो जाएगा। 6 साल का जो एफर्ट है फाइनली दिखने वाला है मुझे। ये मेथड जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वल्नरेबल का था। लॉन्ग प्रोसेस था, बट सुपर हाई सक्सेस था कि एकदम हाई रिफाइन हो ही जाएगा। ज़ेंग क्विंग पहले मॉडल था। क्लिफ से गिरकर लोटस पर गिर गया और वहीं से इनहेरिटेंस मिला था। तब से पीस लिविंग कल्टीवेटर और बाहर कम निकलता था। करीबन 100 सालों में करीबन रैंक 7 बन गया। हाँ, 100 ईयर ही मान के चलो, करीबन 100 साल में रैंक 7 बना था। ट्री बनकर 6 साल और हीट इग्नोर करते हुए गू रिफाइन कर रहा था। यानी एकदम इसने ना अपने आप को भेष बदल रखा था ट्री के फॉर्म में। मैंने बोला ना ट्री के फॉर्म में था वैसा ही। तभी क्या होता है ना, यहाँ पे रंबल आवाज़ आती है। अर्थ के अंदर से बीस्ट लाइक रोरिंग साउंड आने लग गई। ऐसा लग रहा था ज़मीन के अंदर बीस्ट दहाड़ रहे हैं। यहाँ पे ज़ेंग क्विंग कहता है, व्हाट द
एफ ये क्या हो गया? सोचा एनिमी अटैक है, इम्पॉसिबल हो सकता था क्योंकि भाई जेनेसिस लोटस के मेथड तो नेचुरल थे और हिडन थे। फिर इसको पुराना इवेंट याद आता है कि कुछ मंथ्स पहले अर्थक्वेक भी आया है, पाइथन लाइक मूवमेंट हुई थी अंडरग्राउंड में, फुल साउथर्न बॉर्डर एकदम से हिल गया था। ये क्या हो रहा है? दोबारा से हो रहा है क्या? ज़ेंग कहता है क्या फिर से वही हो रहा है क्या? और इस बार कितना खतरनाक इंसेन है ये साइज़ जो हो रहा है, लेकिन क्या होता है बूम आवाज़ आई, एक्सट्रीम अर्थक्वेक आया, वर्ल्ड एकदम से एकदम हिलने लग गया, मिलियंस ऑफ ली का अर्थ ट्रेंच क्रैक ओपन हो गया, यानी एकदम ऐसा मान लो इतना बड़ा गड्ढा ओपन हो गया, एकदम खाई बन गई, बहुत बड़ी खाई। साउथर्न बॉर्डर के अंदर बहुत ही बड़ी खाई बन गई, पहाड़ों से भी बड़ी बड़ी खाई बन गई। अनलकी ज़ेंग क्विंग का माउंटेन ट्रेंच में गिरने एकदम गल लग गया, क्योंकि जो पेड़ के रूप में था वो पेड़ तो भाई जमीन पे ही लगा हुआ है ना, तो खाई बनी तो वो भी गिरने लग गया। वो होल्ड नहीं कर पाया, ह्यूमन फॉर्म में रिटर्न करना पड़ा और 6 साल का जो वर्क था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसको ह्यूमन फॉर्म में नहीं आना था, लेकिन वो आ गया तो खत्म हो गया सब। ज़ेंग क्विंग कहता है ये डिजास्टर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी आई सडनली एकदम शॉक और फ्रीज में आ गई थी। ट्रेंच के अंदर से ना उसे दिखा कि कुछ खतरनाक आ रहा है। उसके अंदर ना जाइजेंटिक ऑरेंज क्रिस्टल माउंटेन जैसा रॉक था, जिसमें लार्ज होल्स बने हुए थे, येलो स्मोक निकल रहा था। स्मोक सॉइल बनकर रॉक को कवर कर रहा था। ज़ेंग क्विंग ने इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत ज़्यादा तेज आइडेंटिफाई कर रहा था कि सामने क्या है। ज़ेंग क्विंग कहता है, हैं? ये ये तो अर्थपात क्रिस्टल एसेंस है। हू लैंड हू लैंड का है ये तो। रैंक 80 मॉडल मटेरियल है ये तो। ये क्या? फिर उसने भाई डीप लुक दिया और एकदम से चिल्लाने लग गया। ज़ेंग क्विंग कहता, व्हाट? जेड स्केल्स, अर्थ होल ट्रैवलिंग फ्लेम, स्प्रिंग थंडर, कंडेंस ड्यू ड्रॉप्स, इतने सारे, ये कौन से मटेरियल है? इतने सारे कहाँ से आ गए एक साथ? रिफाइनमेंट तो एकदम से भूल ही गया, जो उसको रिफाइनमेंट का फेलियर लगा था ना, एकदम भाई झटका लगा था, एकदम सदमा लग गया था, उस सदमे को भूल ही गया भाई। उसके सामने इतने बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड्स पड़े थे, वो इंस्टेंटली मटेरियल को कलेक्ट करने में बिजी हो गया। अब सीन वहाँ पे दिखाते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर। नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर भी खतरनाक सीन होगा शायद। देखते हैं अभी नॉर्थर्न प्लेन्स लांगिया ब्लसलैंड। फेंगयुआन स्वॉर्ड पाथ किलर मूव प्रैक्टिस कर रहा था। वो किलर मूव यूज़ करता है ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव। शूश आवाज़ आती है, सिल्वर वेव्स हैं, 3 लेयर में एक्सट्रीम शार्पनेस वाली इम्पैक्ट के साथ एकदम भाई बड़े खतरनाक से लेज़र टाइप की निकली थी। स्वॉर्ड की जो वेव्स होती है ना वैसी निकली थी, एकदम करंट्स की तरह। अब वो यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव फॉर्मलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड। फ्लाइंग स्वॉर्ड को लाइटनिंग स्पीड से शूट हुआ। स्पीड इतनी हाई थी कि वो एकदम इंस्टेंटली एकदम गायब सा हो गया, ऐसा लगा कि टेलीपोर्ट मार रहा है भाई। और फेंगयुआन परफेक्टली फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गु का लोकेशन फील कर सकता था। दूसरे नहीं, ये बो किंग का सिग्नेचर मूव था। इमॉर्टल क्लियर मूव क्लाउड फ्लाइंग स्वॉर्ड। फेंगयुआन ने एकदम से क्लैप करा, ह्यूज क्लाउड फॉग ब्लास्ट हुआ। स्वॉर्ड का फोम ही नहीं, स्टॉप करना इम्पॉसिबल था, रेसिस्ट करना भी इम्पॉसिबल था, इतना खतरनाक स्वॉर्ड टाइप का कोई फॉग था ये। फिर वो यूज करता है इमॉर्टल क्लियर मूव 10,000 ली फ्लाइंग स्वॉर्ड। फिंगर पॉइंट करता है रेनबो लाइक स्वॉर्ड बीम, स्काई में एकदम शूट हो गई। कुछ ही सेकंड में 1000 ली एकदम ट्रैवल कर लिया। और जो उसने उंगली करी थी, एकदम उंगली की सीधी लकीर में गई थी वो लाइन, एकदम सीधी लकीर में। उस लाइन में जो भी बीच में आया एकदम छेदते हुए चले गए, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट था। जैसी उंगली जिस साइड करा ना, उंगली के बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट गई थी, एकदम बिल्कुल सीधा, एकदम स्केल की तरह मान लो। फाइनल मूव उसने यूज करा 5 फिंगर फीस्ट हार्ट स्वॉर्ड। याद है ना ये मूव, भूले तो नहीं है? 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड, ये वही मूव था बोकिंग का। फेंगयुआन ने दोनों पाम्स थे उनको चेस्ट पे जॉइन करा, राइट हैंड से स्वॉर्ड लाइट की एक पोज बनाया। याद है ना कि कैसे वाला, कि एक हाथ अपने दिल के पास रखो, दूसरा हाथ सीधा ऊपर रखो और 2 फिंगर को ऊपर करो और हेड को ऊपर रखो और थंब को एक्सटेंड करो, और फिर वही होता है। क्लाउड कॉन्टिनेंट में एकदम सा होल सा हो गया, इतनी खतरनाक पावरफुल ऑरा निकली। इंडेक्स फिंगर एक्सटेंड हो गई और 2 टेरिफाइंग स्वॉर्ड बीम्स एकदम से शूश करके निकली, और लास्ट फिंगर एकदम एक्सटेंड नहीं हुई। 3 बीम्स के बाद स्टॉप करना पड़ा। प्रैक्टिस के बाद फेंगयुआन ने सोचा और कहा, 5 स्वॉर्ड मूव्स मॉडिफाई हो गए हैं। पहला ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव लांगिया का है, बाकी के 4 बो क्विंग के रिवर्क हैं। यानी भाई ने क्या करा था, पहला जो मूव था, बोकिंग के टोटली 5 मूव थे ना, 5 फिंगर्स फीस्ट हार्ड, यस फीस्ट हार्ड स्वॉर्ड जो भी कह लो, 5 मूव होते हैं ये, लेकिन उसने पहला मूव यहाँ पे लांग सेक्ट का ही यूज करके बनाया था, पहला वाला खुद से, और बाकी के 4 यहाँ पे बोकिंग वाले थे। याद रखना। वो कहता है स्वॉर्ड पाथ वीक है विजडम पाथ के कंपेयर में, स्वॉर्ड इमॉर्टल गु कम है, अटेनमेंट लो है, सो पावर मैक्स बोकिंग के इक्वल नहीं बन पाया, स्पेशली 5 फिंगर मूव। हिस्ट्री लेवल मूव था, पर
3 फिंगर तक ही मैं यूज़ कर सकता हूँ और पावर पीक रैंक 7 तक ही जा रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही। क्योंकि हमने लास्ट में देखा ना, पहले उसने जब 2 फिंगर एक्सटेंड करी तो एकदम शूट करके गई, फिर तीसरी फिंगर एक्सटेंड करी तो भाई तीसरी फिंगर से भी पावर गए, लेकिन उसे रोकना पड़ गया क्योंकि 3 फिंगर इसके लास्ट मतलब पोटेंशियल था। 3 फिंगर के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि अगर उसे अपना पोटेंशियल ग्रो करना है या बढ़ाना है इस चीज़ का, तो उसे मॉडिफ़ाई करनी पड़ेंगी चीज़ों को, जो अभी तक पॉसिबल नहीं है। जितना वो कर पाया उसने अभी तक कर दिया है। आगे अपना फेंगयुआन कहता है, अगर विज़डम पाथ को स्वॉर्ड को रैंक 8 एसेंस मिल जाता, तो मूव रैंक 8 लेवल तक रीच कर सकता था। यानी उसके बाद जो विज़डम स्वॉर्ड वाला गु है ना, विज़डम स्वॉर्ड वाला, विज़डम पाथ के हिसाब से तो उसके पास जो गु है, उसको अगर यूज़ कर ले तो उसका जो पावर रैंक 8 तक रीच कर सकता है। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, विज़डम स्वॉर्ड इमॉर्टल गु रैंक 8 एसेंस माँगता है, जो फेंगयुआन भाई जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रैंक 8 कल्टीवेटर नहीं है। उसके पास टोटल 3 रैंक 8 इमॉर्टल गो थे। पहला था एटीट्यूड गो, लेजेंडरी और ईज़ी टू यूज़ था। दूसरा था ईयर फ्लो लाइक अ वाटर, इफ़ेक्ट डिपेंड करता था इमॉर्टल एसेंस की क्वालिटी पर, जो कि रैंक 7 का बढ़िया एसेंस उसके पास था ही, तो वो इफ़ेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आती थी, अच्छा खासा मिल जाता था। रही बात लास्ट विज़डम स्वॉर्ड की, तो नॉर्मल था, बट उसको चलाने के लिए यार थोड़ा ही नहीं, थोड़ा ही चाहिए, लेकिन तुम्हें रैंक 8 वाला ही एसेंस चाहिए होगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा वो। सो स्वॉर्ड पाथ में अपग्रेड स्पेस है, पर अभी के लिए लिमिट रीच थी। यानी आगे जाके वो स्वॉर्ड पाथ में अपग्रेड ले सकता है, स्पेस बना सकता है, बढ़िया आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक कि रैंक 8 भी पहुँच सकता है, लेकिन अभी थोड़ी ना पहुँच पाएगा, अभी टाइम है इन सब चीज़ों में। इसलिए या तो उसे मॉडिफ़ाई करना होगा कि रैंक 7 वाला भी एसेंस ले ले, या तो उसे ऐसा करना होगा कि खुद रैंक 8 पे चला जाए। स्वॉर्ड प्रैक्टिस फिनिश करते टाइम उसने ज़्यादा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा था। क्लाउड सिटी वापस आया, फिर से इमॉर्टल प्राइमेसी को डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर मिनी नॉर्थर्न पैस, एक्सट्रीम नॉर्थ की साइड एकदम। यहाँ पे हैवी स्नो पड़ी हुई थी, कोल्ड एनवायरनमेंट था और कंप्लीटली एकदम एनवायरनमेंट चेंज भी हो गया था, एकदम कोल्डनेस भर गई थी। यहाँ पे ना हाउल हाउल की आवाज़ आती है। स्नो मॉन्स्टर एकदम कभी चिल्ला रहे थे, कभी घूमे जा रहे थे और कभी एकदम बहुत तेज-तेज रोर कर रहे थे, बहुत तेज-तेज। और सबसे नॉर्थ कॉर्नर में ब्लू क्रिस्टल माउंटेन लाइक जायंट रॉक था, जिसमें काउंटलेस होल्स से आइस स्मोक कंटिन्यूअसली निकल रहा था। पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज के स्टाइल में शेप कर रहा था। और ये जो स्नो मॉन्स्टर है, शायद ये वही वाले मॉन्स्टर्स हैं जो हेवेंसविल से भरे हुए हैं। ट्रिब्यूलेशन में आए नहीं थे ये मॉन्स्टर, ये वही वाले हैं। इसका थंबनेल भी मैंने तुम्हें बना के दिखा रखा है। और यहीं पे ना पास में पता है क्या था? यहाँ पे एक बहुत ही रेयर मटेरियल भी था। ये जो बड़ा-सा क्रिस्टल रॉक टाइप का था ना, यहाँ पे एक चीज़ थी, आइस पाथ का क्रिस्टल एसेंस इसके अंदर बनता था, जो कि बहुत रेयर रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल था। हू लैंड से आता था, मार्केट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था मिलना। पहली बार देखकर फेंगयुआन ने कहा, स्नोमैन ट्राइब की ट्रेज़री में इतना प्राइसलेस आइटम था, अनबिलीवेबल। और शायद ये जो आइटम है ना, इसने यहाँ पे रख दिया है जहाँ पे स्नो मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। स्नो एनवायरनमेंट है बेसिकली। फिर समझ आया कि स्नोमैन आज तक वीक दिख रहे थे, पर जनरेशंस के सर्वाइवल के बाद जो बचे थे वो ऑर्डिनरी नहीं, ये ट्राइब टॉप क्वालिटी बैच था। बस अब लॉक्ड सिचुएशन में आ गया था, ज़्यादा एक तरीके से फंसा हुआ था, बाहर नहीं आते थे। एकदम वैसा है ना, जैसे लांगे सेक्टर एकदम छुपा रहता है, वैसे ये लोग भी छुपे रहते थे। ये आइस क्रिस्टल एसेंस उनके थर्ड गिफ्ट का कोर आइटम था और रीजन क्लियर था। श्यूअर ने फेंगयुआन वर्सेस इमॉर्टल ड्रैगन फाइट रिकॉर्ड करके ट्राइब को सेंड कर दी थी, दिखा देती कि फेंगयुआन की पावर देखो। स्नोमैन ने पावर देख ली थी, इसलिए इतना सिंसियर ऑफर दिया था। फेंगयुआन ने इंटेंशनली अलाउ किया था कि उनको यही आउटकम चाहिए था। यानी एक तरीके से फेंगयुआन ने अलाउ करा था कि वीडियो तुम देखो, और वीडियो भेजने दी थी ताकि वीडियो लोग देखें और फेंगयुआन को फ़ायदा हो। ये फेंगयुआन पहले से जानता था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, इस एसेंस में मैं स्नो मॉन्स्टर का प्रोडक्शन लाइन बना सकता हूँ, बढ़िया से बढ़ा भी सकता हूँ। फ्यूचर में स्टेडी इनकम सोर्स बनी जाएगा। तभी सिक्स्थ ईयर का मैसेज भी आता है। सिक्स्थ ईयर कहता है, लीडर हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल को रिफाइनमेंट क्रूशियल स्टेप पर है, प्लीज़ पर्सनली रिफाइन करिए आके। फेंगयुआन तुरंत ही सीरियस हो गया। हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल को मिलते ही नेक्स्ट कैलेमिटीज और ट्रिब्यूलेशन एडवांस में प्रेडिक्ट हो सकते थे। यानी पता चल जाएगा कि ट्रिब्यूलेशन या कैलेमिटी आने वाले हैं, कौन से वाले, किस कैटेगरी के होंगे, जिससे तुम्हारा बहुत ह्यूज फायदा हो जाएगा। ये वैल्यू हर गू कल्टीवेटर समझ सकता था। लाइफ सेविंग ट्रेजर लेवल चीज़ थी ये। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है गू रिफाइनमेंट हॉल का। प्योर ब्राइट व्हाइट लाइट से एकदम भरा हुआ था। डायरेक्ट दिखना मुश्किल था इसके अंदर। लाइट की इंटेंसिटी बताती थी कि जो फाइनल क्रूशियल स्टेप है वो चल रहा है। फेंगयुआन वाइट ग्लो में एकदम खड़ा हुआ था, फुल फोकस में था। साइड में सिक्स्थ ईयर था, वो भी सीरियस और नर्वस था। सिक्स्थ ईयर कहता है, अब मोमेंट आ चुका है सर। उसने पूरा रिफाइनमेंट फॉर्मेशन शट डाउन कर दिया। हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू नॉर्मली लाइट पाथ रिफाइनमेंट से बेस्ट बनता था। बाकी मेथड्स वीक लगते थे अगर बनाओ तो। रिजल्ट देते थे लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होता था, बल्कि अपोजिट रिजल्ट चला जाता था, कभी कभी फेल भी हो जाते थे। अब स्टेप जो चल रहा था फाइनल था, फॉर्मेशन बंद हो गई। इमॉर्टल
को ना खुद फिनिश करना पड़ता है ये स्टेप में जाके। ये गू का सबसे यूनिक कंडीशन था। हेवनली सीक्रेट को रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना होता, फ्री स्टेट में ही रिफाइन हो सकता है। ये स्टेप इमॉर्टल के स्किल का एक्सट्रीम टेस्ट था, कंट्रोल भी पड़े और ज़्यादा कंट्रोल भी ना कर सके, ऐसे वाला स्टेप था। फाइनल स्टेप स्टार्ट होता है। फेंगयुआन का माइंड एकदम लाइटनिंग स्पीड से एकदम कैलकुलेट करने लग गया। विज़डम मेथड से फॉर्मेशन का वर्कलोड परफेक्टली टेक ओवर कर लिया गया था। ब्लाइंडिंग लाइट फेंगयुआन को कवर कर रही थी, गाइड कर रही थी और कंडेंस होती जा रही थी। लाइट के एक ह्यूज सर्कल रिंग में शेप ले रही थी। फेंगयुआन एकदम सर्कल रिंग के सेंटर में था। डजन्स ऑफ सांसों के बाद रिंग वाइट गोल्डन बन गई और साइज एकदम घर के जितना बड़ा हो गया और क्वाइटली एकदम ऊपर से नीचे एकदम फ्लो कर रही थी। सिक्स्थ एकदम से एक्साइटेड हो गया और अंदर ही अंदर कहा, हेवनली लाइट रिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब 7 रोटेशंस चाहिए रैंक 7 हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल को रिफाइन करने के लिए। अब देखते हैं फर्स्ट रोटेशन। फेंगयुआन एकदम से स्लो स्लो रोटेट करता है। 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट रोटेशन। सिक्स्थ कहता है फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट हो गई, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं सेकंड रोटेशन। फेंगयुआन ने आंखें खोली, गेज एकदम से रिंग पर डाली। रिंग गेज से ही रोटेट कर रही थी और फास्टर एकदम रोटेट होने लग गई और 7 मिनट के अंदर फिनिश भी हो गया, यानी सेकंड रोटेशन कंप्लीट। सिक्स ईयर भी देख के हिल गया कि वाह, सेकंड रोटेशन भी हिल मतलब हो गई है। अब देखते हैं थर्ड रोटेशन का। फेंगयुआन स्पेशल ब्रीथिंग किलर मूव यूज कर रहा था। ब्रीथ से रिंग रेसोनेट कर रही थी, इंस्टेंट रोटेट कर रही थी, ब्लिंक स्पीड में एकदम रोटेट कर रही थी, बहुत ही ज्यादा फास्ट। सिक्स ईयर कहता है वाह, थर्ड रोटेशन भी कंप्लीट। हार्ट तो एकदम भाई धड़क रहा था बहुत तेज, एकदम रेस कर रहा हो जैसे। अब देखते हैं फोर्थ रोटेशन का सीन। फेंगयुआन एकदम से हमिंग साउंड के साथ रिंग को स्पिन करवा रहा था, वॉलेंटरी एकदम रोटेट कर रही थी, एकदम झटक से एकदम रोटेट कर रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था कांप रही है, लेकिन जैसे तैसे क्विकली फोर्थ रोटेशन भी कंप्लीट हो गया। सिक्स ईयर भाई पसीने पसीने हो गया था। वो कहता है हाँ, चलो आधा काम तो हो गया है, अब स्पीड और ज़्यादा होगी, कंट्रोल और ज़्यादा टफ होगा, अब देखते हैं भाई कैसे हैंडल होगा। फेंगयुआन ने रश नहीं करा, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर दोबारा से किलर मूव एक्टिवेट करा। फिफ्थ रोटेशन, आर्म्स को नीचे करा और धीरे धीरे उठाकर, जैसे वो एकदम धीरे धीरे एकदम म्यूजिक की तरह होता नहीं कि आराम आराम से हाथ को उठा के फ्लो करवा रहा हो, जैसे पानी की तरह तैरा रहा हो अपने हाथों को, जिससे क्या हो रहा था, रिंग रोटेट कर रही थी। रिंग रोटेट करने के साथ साथ ऊपर नीचे भी हो रही थी, ग्राउंड से शोल्डर तक ऊपर नीचे कर रही थी और सडन स्टॉप भी हो गई। सिस्टर कहता ओ नो, ये तो स्टॉप हो गई, लगता है रोटेशन फेल हो जाएगी, और वही हुआ, बूम आवाज आई, रिंग एकदम से एक्सप्लोड हो गया। ब्लास्ट हॉल के बैरियर में एक्सप्लोजन को सप्रेस कर दिया, पर फेंगयुआन डायरेक्टली सेंटर में था, फुल डैमेज उस पर ही लगा था। पफ आवाज आई, फेंगयुआन एकदम भाई सफेद सा पड़ गया, मुंह से एकदम ब्लड थूका, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी। इंस्टेंटली उसने एक्टिवेट करा इमॉर्टल गू मैन एज बिफोर। उसके इफेक्ट से जितनी भी इंजरीज थी सब लाइट हो गई, पूरी हील नहीं हुई, सिर्फ लाइट हो गई, कम हो गई। हेवनली सीक्रेट रिफाइन करते वक्त आए जितने भी घाव थे सिंपल नहीं थे, रैंक 6 टाइम मूव पूरा हील नहीं कर पाया था, रिफाइनमेंट फेल्ड हो गई थी। ये पहली बार नहीं था, सिक्स्थ ईयर मिड स्टेप पर फेल होता था और इस बार वो एटलीस्ट एंड तक तो आया था, लेकिन एंड में जाके दोबारा से फेल हो गया फेंगयुआन। दोनों के फेसेस बैड मूड में थे। फेंगयुआन ने बहुत प्रिपरेशन और लक मेथड यूज करे थे, लेकिन स्टिल फेल हो गया था। वो रिफाइनमेंट हमेशा रिस्क वाली ही होती है, फुल इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो सकता है। सबसे रिस्की पार्ट ये था कि फेंगयुआन का ट्रिबुलेशन टाइम पास आ रहा था। हेवनली सीक्रेट के बिना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगला ट्रिबुलेशन कैसा होगा, और ट्रिबुलेशन खतरनाक हुआ तो भाई दिक्कत आ जाएगी, टाइम भी कम था। सिक्स्थ ईयर कहता है टू बैड। फेंगयुआन कहता है कोई बात नहीं, विदाउट हेवनली सीक्रेट भी क्लियर मैं कर ही सकता हूँ। उसका माइंड इंस्टेंटली शांत था। अब देखते हैं ट्रिबुलेशन का टाइम, क्योंकि ट्रिबुलेशन का टाइम बहुत पास आ चुका था। ट्रिबुलेशन स्टार्ट होता है फ्यू डेज बाद। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज करके फेंगयुआन एक खराब से एरिया में आ गया, इमॉर्टल प्राइमेसी को वहां पे रख दिया और डोर को ओपन करा। वूश आवाज आई, हेवन एंड अर्थ वाई वाटरफॉल जैसा फ्लड होके अंदर आने लग गया। सीन सो एपिक था, यिंग वुश और बाकी एकदम आसपास थे, वो भी एकदम स्टंट रह गए थे। ट्रिबुलेशन स्मूथ हो इसलिए शैडो सेक्ट इमॉर्टल्स भी सब साथ में थे। बाइनिमिंग भी यहाँ पे थी, श्योर यहाँ पे नहीं थी। श्योर वो स्नोमैन ट्राइब की लौंडिया वो नहीं थी। श्योर लांग या सेक्ट में एकदम लॉक थी। फेंगयुआन उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए उसे लेके नहीं आया। बाकी लोग उससे पहले ही सवेनर प्राइमेसी में जा चुके थे। ड्यूरिंग ट्रिबुलेशन एनिमीज अट्रैक्ट हो सकते हैं, उस वक्त ये लोग आउटर लेयर को डिफेंड करेंगे, यानी बाहर डिफेंड करेंगे, डिफेंस बनेंगे। और एक तरीके से अगर ह्यूमन क्लैमिटी आ गई, हेवेंस विल अटैक करे, तो कोशिश करेंगे क्या पता आपस में आके मदद करवा दें, है ना। इसलिए शैडो सेक्ट भी यहाँ पे मतलब हेल्प के लिए ही तो रखा गया था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इमॉर्टल्स एकदम से शॉक्ड हो गए। वो कहता है सवेनियर इमॉर्टल की एब्जॉर्प्शन जो स्पीड है इंसेन लेवल की है, इवन रैंक 9 भी शायद ऐसा नहीं कर पाए जितना ये खतरनाक एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि ना ये जो प्राइमेसी है ना फेंगयुआन का, है तो रैंक 7 का, लेकिन ये जो स्पीड मतलब इतनी खतरनाक तरीके से शक करता है ना ये हेवन एंड अर्थ को, कि भाई ऐसा लगता है पूरी बाढ़ आ गई
रही हो, बाढ़ अंदर से समा रही हो, पूरा एकदम जैसे ब्लैक होल सब खा रहा है ना, वैसे खाता है ये सब कुछ। बाई नेमिंग एकदम देखते हुए कहती है, यू गाइस अंडरएस्टिमेट वल्नरेबल्स। बाई शियांग की इनहेरिटेंस में लिखा हुआ है कि उसकी एब्जॉर्प्शन स्पीड इतनी खतरनाक है कि तुम समझ भी नहीं पाओगे, और मैंने पढ़ रखा है। यिंग वुशी शांत था। बाई शियांग रैंक 8 था। रैंक 8 ग्रो टू हेवन एंड फेंगयुआन रैंक 7 ब्लेसलैंड है, कंपेयर ही नहीं हो सकता। और सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी बहुत ह्यूज है, मोस्टली अनडेवलप्ड है, पोटेंशियल इंसेन है, लेकिन अभी थोड़ी ना। बाई शियांग का प्राइमेसी फुली फिल्ड है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, और क्यूआई एब्जॉर्ब भी करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एकदम क्योस भी मचता रहता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहता है। बाई नेमिंग भी यहाँ पे चुपचाप एकदम देख रही थी। यहाँ पे म्योइन कहती है, वुशी सही कह रही है, यहाँ पे लौंडा है लेकिन यंगवुशी, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों लौंडिया कह देते हैं उसको, लेकिन जो भी है सही कह रहा है। सब इस बात से एग्री भी होते थे कि भाई जो रैंक 9 के वल्नरेबल होते हैं भाई, उनकी एब्जॉर्प्शन स्पीड बहुत ही खतरनाक होती है। हमें लग रहा है कि हमने पहली बार देखी है ना ये जो एब्जॉर्प्शन स्पीड है, क्योंकि हमने रैंक 8 वालों को भी अगर देखा होगा तो शायद उनकी भी ऐसी नहीं होती होगी, इसलिए थोड़ा-सा चौंक गए थे। आगे देखते हैं। सब लोग इस चीज़ से एग्री भी कर रहे थे। लॉन्ग एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट होता है। किसमें आता है? मिनी रेड हेवन के अंदर। फेंगयुआन का बॉडी उसी एरिया में था, सो ट्रिब्यूलेशन वहीं पर ट्रिगर होना था। ये लोकेशन एम्प्टी ज़ोन था। पहले इमॉर्टल ईयर मंकी फाइट में वेस्ट हो चुका था। अगर मिनी नॉर्थर्न पैस या साउथर्न बॉर्डर में करते तो रिसोर्स ह्यूज डैमेज हो जाते, जो फेंगयुआन अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कोई खाली जगह चूज़ करी थी, जो कि यही जगह थी, ये ऑरेंज हेवन। यहाँ पे बहुत खाली जगह है ना, इसलिए यहाँ पे जाके आराम से वो कर सकता है सारी चीज़ें। गलत कह दिया मैंने, ऑरेंज नहीं रेड हेवन, यहाँ पे सब कर सकता है। तभी सीन दिखाते हैं हाई लॉलन का। हाई लॉलन कहती है सवेनियर प्राइमेसी इतना ह्यूज है, अगर हम ट्रिब्यूलेशन करते रिसोर्स बचाना इम्पॉसिबल होता, पर यहाँ ट्रिब्यूलेशन पूरी मिनी रेड हेवन को कवर भी नहीं कर पा रहा है। अमेजिंग, कितना बड़ा है ना ये मिनी रेड हेवन। ये इंग्विशी प्राउड टोन में कहता है, शैडो सेक्टर ने 1 लाख साल ईयर इस रिसोर्स को कलेक्ट करने में लगा दिए थे। ये जो सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी है ना, सवेनियर इमॉर्टल फेटिस्कू जो बना है, ऑब्वियस है इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो होगा ही ना। बड़ा प्राउड हो रहा था ये बंदा। बाय नेमिंग कैजुअल थी, वो कहती है बस अब सब फेंगयुआन का हो गया ना, तो तुम्हारा थोड़ी ना है कुछ, क्या प्राउड कर रहे हो। ताना मारा है इसने खतरनाक वाला। यिंग वुशी गुस्से में एकदम बाय नेमिंग को देख रहा था, और बाय नेमिंग तो भाई फियरलेस रहती है, क्या बताया। बाय नेमिंग कहती है क्या गलत बोला मैंने, क्या गलत बोला। यिंग वुशी एकदम शांत था, वो कहता है तो क्या हुआ, वो लीडर है तो सब उसका ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हम सब तो सेम ही सब बोट पे सवार है ना, एक ही तो नाव के सवारी है, तो एक ही बात हुई। बाइनेमिंग मूव करते हुए हँसने लग गई। अच्छा, अच्छा, एक ही नाव की सवारी, हा, 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 हा। बाइनेमिंग तो हँस रही थी। यिंग विशी इग्नोर करके ट्रिब्यूलेशन को एग्ज़ामिन करने लगा था। फेंगयुआन के अराउंड डेंस 5 कलर्ड पॉइजन फॉग था। फॉग एकदम से बहुत हैवी हो रहा था। लेडी व्हाइट रैबिट कहती है पॉइजन ट्रिब्यूलेशन है क्या ये? यिंग कहता है 5 पॉइजन ट्रिब्यूलेशन है इसका नाम। फॉग में से ना 5 जाइंट बीस्ट शेप बन रहे थे। एक था स्नेक का शेप, एक था स्कॉर्पियन का शेप, एक था स्पाइडर का शेप, एक था टोड का स्टेप, और एक था सेंटिपीड का, यानी 5 शेप थे इसकी। 5 टॉक्सिक मॉन्स्टर फेंगयुआन को सर्कल कर रहे थे, अटैक नहीं कर रहे थे। पावर बिल्ड हो रही थी, साइज ग्रो करते जा रहे थे। बाइनिमिंग कहती है फेंगयुआन अटैक क्यों नहीं कर रहा? अभी तो इतना बढ़िया मौका है ना, अभी तो चांस है बेस्ट। फेंगयुआन ने वेट करा था जब तक 5 बीस्ट मैक्स स्ट्रेंथ पर नहीं पहुंच गए। फिर सब एक साथ माउंटेन साइज बॉडीज के साथ उस पर जंप कर गए। देखने वाले तो भाई सांसें हिल गई थी उनकी। देखने वाले साइडो साइड के ही लोग हैं ऑफ कोर्स, तो उनकी सांसें हिल गई। ट्रिब्यूलेशन इंसेन लेवल का था, नॉर्मल रैंक 7 के लेवल का नहीं था, क्योंकि भाई ये जो ट्रिब्यूलेशन आया था इसके अंदर हेवेंसविल भी था, और हेवेंसविल ने भाई उंगली करी थी तो पावर बूस्ट हो गया था, मैक्सिमम पावर पे आया था। फेंगयुआन एकदम बोर टोन में कहता बस इतना सही, और वो वहां से गायब हो गया और बूम बूम आवाज आई। नेक्स्ट कुछ सेकंड में ही बैटलफील्ड फुल ब्लास्ट में एकदम गजन एकदम गरजने लग गया कि भाई कुछ खतरनाक ही बम बम आवाज आ रही है। फेंगयुआन इंसेन रैम्पेज में आ गया था। 5 पॉइजन जायंट कंप्लीटली एकदम भाई टूटे जा रहे थे, कंटिन्यूस अटैक उनके ऊपर बरसे जा रहे थे। पॉइजन फॉग एकदम से डिसॉल्व होने लग गए, बैटलफील्ड सीधा खाली हो गई। फेंगयुआन अकेला खड़ा था बैटलफील्ड में लाइक अ डेमोनिक गॉड। वो अपने हेड को ऊपर देखते हुए सॉफ्टली कहता है रैंक 7 ट्रिब्यूलेशन बहुत ही वीक था। आगे फेंगयुआन कहता है हेवेंस विल चाहे जितना बूस्ट दे दे, मुझे एक अदरवर्ल्डली डीमन है और मेरे पे वो डायरेक्ट असर कुछ नहीं कर सकता। वो बस जैसे तैसे आसपास की चीज़ों का मैनिपुलेट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मेरे पर डायरेक्ट असर कुछ भी नहीं होगा। ट्रेवलेशन उसके लिए वैसे ईजी मोड में आया था। फुल प्रिपरेशन उसने करी रखी थी, ट्रम्प कार्ड भी उसके पास अच्छे खासे भरे हुए थे, तो भाई जो भी ट्रेवलेशन आया उसने ईजिली हैंडल कर लिया। पहले उसको दिक्कत होती थी ट्रेवलेशन के अंदर, लेकिन अब दिक्कत नहीं हो रही थी। शैडो सेट के लोस बस देखते ही रह गए थे। फेंगयुआन के सोलो परफॉर्मेंस ने सबको एकदम शॉक कर दिया था। रैंक 7 को इमॉर्टल को नॉर्मली 24 अर्थी कैलेमिटीज सहनी पड़ती हैं, 3 हेवनली ट्रिब्यूलेशन सहने पड़ते हैं और 3 ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन सहने पड़ते हैं। अगर वो इन सबसे गुजर जाए तो भाई
समझ जाओ रैंक 8 पावर हो जाएगी उसकी। फेंगयुआन ने वेट करके बीस्ट को फुल पावर तक पहुंचने दिया था, इसलिए क्योंकि भाई वो लिमिट को टेस्ट करना चाहता था। वो रिजल्ट उसको पहले ही पता था कि वो जीत जाएगा। रैंक 7 हेवली ट्रिबुलेशन जीरो थ्रेट था उसके लिए। क्लैमिटीज तो इवन उससे भी बेकार है, उससे भी मतलब थूक दे तो खत्म हो जाए क्लैमिटी, ऐसी थी उसके लिए। रही बात ग्रैंड ट्रिबुलेशन की, तो भाई इस चीज से वो अननोन है, उसके लिए डेंजर अभी भी बहुत बड़ा है। उसके लिए अब जो डेंजर बना पड़ा है ना, वो बस ग्रैंड ट्रिबुलेशन है कि वो कितना खतरनाक होगा। ये फर्स्ट टाइम था कि वो रैंक 7 ट्रिबुलेशन पर्सनली फेस कर रहा था, क्योंकि उसका रैंक एक तरीके से एनेक्सिंग से मिला था, सेल्फ कल्टीवेशन से नहीं। एनेक्सिंग मींस एब्जॉर्ब करके, यानी इतने सारे उसने जो बेस्टलैंड खाए थे ना, उसकी वजह से उसको मिला था। ट्रिबुलेशन के बाद परसीवेबल दाव यूज करके उसने चेक करा कि उसे मिला क्या है, तो पता चला उसको मिला है 1000 पॉइजन पाथ के दाव मार्क। नाउ पॉइजन पाथ इमोर्टल गू 100% पावर बूस्ट हो गई थी उसकी। नॉर्मल एवरेज दाव 750 मिलते हैं, पर हेवेंसविल ने ट्रिबुलेशन को मैक्स पावर पे पुश कर दिया था, इसलिए फेंगयुआन को एक्स्ट्रा मिल गए थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि बेनिफिट उसके कुछ काम का भी था ही नहीं, क्योंकि पॉइजन पाथ का उसका अटेनमेंट बहुत ही लो है। पॉइजन पाथ के रिसोर्स उसके पास जीरो हैं, उसके पास सिर्फ एक ही पॉइजन इमोर्टल गू है, वो है विमेंस हर्ट। क्लियरली हेवेंसविल उसका ग्रोथ स्लो करना चाहता था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, नेक्स्ट ट्रिबुलेशन में हेवेंसविल पावर को मैक्सिम एक तरीके से मिनिमाइज भी कर सकता है, मैक्सिमाइज भी कर सकता है, ताकि मैं दावमार्क को गेन ना करूं। क्योंकि हेवेंसविल को भी अब पता चल गया होगा ना कि मैं आराम से रैंक 7 के ट्रिबुलेशन को हैंडल कर सकता हूं, तो वो पक्की बात है कि अगली बार वो पावर को और ज्यादा कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि मुझे दावमार्क की बहुत कम मिले हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रिबुलेशन से सिर्फ फेंगयुआन और ज्यादा स्ट्रांग होता, इसलिए हेवेंसविल इसको कोई फायदा नहीं देना चाहता। तो कंक्लूजन ये निकलता था कि फ्यूचर दावमार्क, जो दाव मार्क्स हैं वो लो मिलने वाले हैं, क्योंकि हेवेंसविल उंगली करेगा तो दाव मार्क कम मिलने वाले हैं। लेकिन आराम से जो ट्रिबुलेशन होगा उसको वो हैंडल कर लेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा थ्रेट है उसके लिए, बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि ग्रैंड ट्रिबुलेशन भाई उसको दिक्कत दे देगा। ग्रैंड ट्रिबुलेशन बड़ी खतरनाक चीज़ है, लेकिन जो उसको ग्रैंड ट्रिबुलेशन के अलावा जो प्रोग्रेस उसको करनी है, वो प्रोग्रेस उसको तब मिलेगी जब वो बाकी के प्राइमेसी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी लोगों को मार के उनके प्राइमेसी को एब्जॉर्ब करेगा। पर ये जो एनेक्सिंग के लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो अपर स्टीम हेवनली ईगल की नीड थी, दोनों यहाँ पे एब्सेंट है। यानी अगर उसको ये जो एनेक्सिंग वाला काम करना है, यानी जाओ मारो और उसका सब एब्जॉर्ब करके भाग आओ अपने घर, तो ये जो चीज़ करने के लिए उसे अपर स्टीम हेवनली ईगल चाहिए। क्योंकि भाई रैंक 8 वाली चीज़ भी होगी ना, क्या पता वो किसी बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर फंस जाए, क्या पता कोई रैंक 8 बंदा सामने आ जाए, तो उसे बच निकलने के लिए, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा डिफेंड रखने के लिए और भागने के लिए उसको कोई एक पेट तो चाहिए ही ना। ये रैंक 8 का बीस्ट जैसे अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल, लेकिन वो अभी उसके पास है नहीं, तो बंदा भी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब वाला जो चीज़ है ना उसको कर नहीं पाएगा, उसको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं वो क्या करता है अब। 1 महीने बाद इस टाइम में फेंगयुआन एक अर्ली कैलेमिटी क्रॉस कर चुका था। एक्सपेक्टेडली दावमार्क वेरी फ्यू मिले थे, यानी उसे पता था कि कुछ नहीं मिला इसमें, मतलब ना के बराबर गेन्स थे। पर जो मेजर गेन्स थे वो ये थे कि सोल पाथ में वो बन चुका था 50 मिलियन मैन सोल, उसकी फाउंडेशन हो चुकी थी। सोल पास्ट ऑलमोस्ट भाई सॉलिडिफाइंग हो गया था, यानी जो उसकी सोल थी एकदम भाई सॉलिड सॉलिड होती जा रही थी। दूसरा उसका जो गेन था वो था घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट किलर मूव, इवन थिकर उसका जो हो चुका था, वो जो कोई भी उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, हेवेंसफील्ड इसको पता नहीं कर सकता। वो जो चीज़ थी, घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट का जो कवर, रोब, क्लॉक कुछ भी कह लो, वो और ज़्यादा थिकर हो चुकी थी, वो कपड़ा और मोटा हो चुका था। अब देखते हैं हाई लौलान की साइड। उसने जो स्टार रिफाइन करना था ना, वो उसे कंप्लीट कर लिया था। फेंगयुआ ने स्टार आइस गूड टेस्ट की थी और इन्वेस्टिगेट पावर ह्यूज बूस्ट मिला था, यानी उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। इमॉर्टल प्राइमेसी की प्रोग्रेस भी दिखाई जाती है। बेसिक डेवलपमेंट फाइनली कंप्लीट हो गया था। कॉस्ट क्या आई थी, ऑलमोस्ट ऑल इमॉर्टल एसेंस स्टोन खत्म हो गए थे। 3 गिफ्ट भी मिले थे स्नोमैन से, एक्स्ट्रा कुछ रिसोर्स उसने मतलब एक तरीके से बोरो कर लिए थे, नहीं मांग लिए थे लांगिया सेट से। रिजल्ट क्या हुआ, फाउंडेशन फुल रेडी हो गया था। रिसोर्स लाइक डिशेस टेबल पे एकदम चढ़ चुकी थी, खाना बन चुका था, चावल पक चुके थे और फ्यूचर ग्रोथ एकदम गारंटेड थी, ऐसा हो चुका था। इमॉर्टल प्राइमेसी में डेवलपमेंट में 7 लेवल होते हैं भाई। अपना पहला लेवल यानी इमॉर्टल रिसोर्स पॉइंट वो कंप्लीट कर चुका है। दूसरा लेवल फीड इमॉर्टल गो इमॉर्टल मटेरियल के साथ, वो भी कंप्लीट कर चुका है। तीसरा लेवल प्रोड्यू प्रोड्यूस इमॉर्टल बीस्ट प्लस प्लांट इकोसिस्टम बनाना, वो भी कंप्लीट कर चुका है। चौथा लेवल प्रॉफिट एंड ट्रेड रिसोर्स, ये भी शायद कंप्लीट कर चुका है। फेंगयुआन अर्ली लेवल 4 हाफ में पहुंच चुका था, लेवल 2 हाफ सिचुएशन में था। यानी नाउ लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है और लेवल 3 भी जैसे तैसे उसने कंप्लीट कर ही दिया। इकोसिस्टम बनाना था ना, इतना रिसोर्स बनाना था, वो सभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ट्रेड व्रेड वाला भी हम उसका देख चुके हैं, तो वो भी एक मान के चलो कंप्लीट है। कह तो ये लोग रहे हैं कि रैंक 2 पर ही है वो, लेकिन रैंक 3 और 4 भी मान लो कंप्लीट है यार, क्योंकि वो दोनों चीज़ें कर चुका है वो।
अब बताते हैं कि लेवल 3 का भी इसका कोई गोल था, जैसे इमॉर्टल बीस्ट और इमॉर्टल प्लांट को ग्रो करना। ओके, तो जो इसका इकोसिस्टम है, उसके इकोसिस्टम के अंदर उसे इमॉर्टल बीस्ट भी लाने पड़ेंगे और इमॉर्टल प्लांट्स भी लाने पड़ेंगे इकोसिस्टम को परफेक्टली फिट करने के लिए। क्योंकि घास-वास तो बना चुका है, जंगल बना चुका है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें भी तो लानी है ना, इसलिए फूड चेन को मेंटेन करना है, बनाना है, उसका हिस्सा बन जाए इसलिए। फेंग युआन ने पहले ट्राई करा था, पर अभी भी उसमें कुछ दिक्कतें थी। जैसे ईगल ग्रुप अपना फूड खुद नहीं हंट कर पाते थे। फूड लांग सेक्ट और ट्रेजर रेलवे हेवन से ही परचेज़ करना पड़ रहा था। दूसरा दिक्कत था ईयर बीस्ट का। ईयर बीस्ट सिर्फ ईयर गू खाते थे। ईयर गू फेंगयुआन खुद प्रोड्यूस कर रहा था, पर ये पॉसिबल हुआ बिकॉज़ उसके पास रैंक 8 का ईयर फ्लो लाइक अ वाटर है। इसके बिना ईयर बीस्ट जो है वो पॉपुलेशन इम्पॉसिबल है उनकी बढ़ना, क्योंकि फूड ही नहीं है उनके पास। फेंगयुआन देगा तभी बढ़ेंगे आगे। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है लेवल 3 पॉज़ करना होगा, अभी फंड्स लो हैं। पहले लेवल 4 डेवलप कर लेते हैं, ट्रेडिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके लेवल 3 भी डेवलप हो जाएगा। फेंगयुआन के 9 रेवेन्यू सोर्स थे, यानी 9 तरीके हैं पैसा कमाने के। पहला गट्स गो, मोनोपोली थी उसके अंदर, तो भाई ह्यूज पोटेंशियल था। भाई अकेला मतलब एक तरीके से बेचने वाला था, पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई थी। प्रॉफिट लांग सेट के साथ भी एकदम बढ़ जाता था, दिक्कत होती थी। अभी जो गट्स गो मिल रहे थे वो पूरे के पूरे उसके फेंगयुआन के सोल पाथ को ही बढ़ाने में लग रहे थे, यानी सोल पाथ क्या, सोल को बढ़ाने में लग रहे थे। प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा था। दूसरा ईयरगू का मार्केट ह्यूज पोटेंशियल वाला था, पर रिसेंट एक्शन की वजह से टेम्परेरी मार्केट लॉस में आ गया था। लॉन्ग टर्म बिजनेस एक तरीके से बेस्ट बिजनेस था, क्योंकि रैंक 8 फ्लो लाइक अ वाटर उसके पास था, तो ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। अभी जितना फ़ायदा लेना था वो हो चुका है, तो अभी इसको भी साइड ही कर दो। प्रॉब्लम ये है कि ये गो इमोरियल ईयर बीस्ट को अट्रैक्ट करके मतलब एक तरीके से दिक्कत भी ला सकता है। आगे देखते हैं। हाई फैन क्रिएटर था इसका, सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सका था बिकॉज़ टाइम पाथ एक्सपर्ट था, बाकी एस्पेक्ट में वीक था। फॉर्च्यून लो था, अगर उसके पास 100 या 80 स्लेव मूव होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो ईयर बीस्ट जो आते हैं ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको वो स्लेव बना लेता। लेकिन तब वो क्या करे, उसके पास ऐसा कुछ था नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाया था और ये प्रॉब्लम बन के रह गई थी। लाइफ स्पैन उसका खत्म हो गया, बंदा मर गया। सॉल्यूशन इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ गया था। लेकिन जब से फेंग युआन के हाथ ये मूव लगा था, उसने प्रॉपर्ली इसका यूज़ करा था। ये जो मूव था अपने बिल्कुल पीक पर था, क्योंकि उसने भाई एक तरीके से इसका यूज़ करके एक ईयर मंकी को अपना पेट भी बना लिया था इसलिए। और अभी इसका यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि इससे जो पैसा कमाना है ईयरगो बिज़नेस से, वो हो नहीं पाएगा। हमने देखा है ना कैसे मार्केट बर्बाद करके रखा है फेंग युआन ने, इसलिए। आगे देखते हैं तीसरा बिज़नेस ड्रैगन फिश का। सेवेनरी मॉडल की ड्रैगन स्केल सी में रिसोर्स पॉइंट था। पहले साउथर्न मॉडल में वो क्लैन नेटवर्क से बिज़नेस चल रहा था। अब डिस्गाइज़ एक्सपोज़ होने के बाद बिज़नेस फुली शट डाउन हो गया था। अब बात करें चौथा, तो वो था रिग्रेटफुल स्पाइडर का। अब बिगेस्ट इनकम सोर्स बायस वेस्टर्न डिज़र्ट के शाओ क्लैन से थे। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, तो वहाँ से अच्छी खासी इनकम आ रही थी। पाँचवाँ था एरी फायर ड्रैगन पैंथम्स का। ओरिजिन इसका ये था कि इंपीरियल कोड ब्रेसलैंड से आए थे। हाई ट्राइब के मेथड से ये पाले गए थे। प्रोडक्शन मॉडरेट था। इनकम यहाँ पे ड्रैगन फिश और रिग्रेटफुल स्पाइडर से नीचे ही थी, लेकिन थोड़ी बहुत इनकम इससे भी हो जाती थी पाइथन से। रही बात स्टार पाथ रिसोर्स से, तो स्टार डर्ट गू स्टार फ्रेगमेंट का एक्सट्रैक्शन से भी थोड़ी बहुत इनकम होती थी। रही बात सातवें की, तो स्पिट स्नेक से आती थी, आठवां स्नो मॉन्स्टर से आती थी और नौवां लाइट शाइन फंगी से आती थी। ये सब अभी सेकेंडरी सिस्टम है। फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल था, क्योंकि आगे जाके इनका ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन अभी तो इसे थोड़ी बहुत ही इनकम हो पा रही थी। और जो स्टार पाथ के रिसोर्स थे वो स्टार लॉर्ड वांगशान से मिले थे, पर फेंग युआन उन पे फोकस नहीं करता था। रीजन सिंपल था, स्केल छोटा था और अब उसके पास मेजॉरिटी बिजनेस ह्यूज स्केल पर चल रहे थे। रैंक 6 इनहेरिटेंस से मिला रिसोर्स नेचुरली स्मॉल लेवल तो होता ही है। अब स्पिरिट स्नेक भी थे यहाँ पे, जो कि होंग डांग ब्लेस लैंड से मतलब वहाँ से आए थे। फेंग युआन ने इनको भी स्पेशली डेवलप नहीं करा था, तो ये भी ऐसे कैसे धरे रह गए थे। यानी ये जो सोर्स है ना, इनसे जो पैसे आते हैं वो मान लो बस ऐसे ही कुछ हज़ारों में आते हैं, कुछ हज़ार रुपए, 2000 रुपए। अगर इमॉर्टल एसेंस में मान ले तो 100 इमॉर्टल एसेंस, 50 इमॉर्टल एसेंस, इससे इतना ही मिलता था। और स्नो मॉन्स्टर और लाइट शाइन फंगी फ्यूचर प्रोजेक्ट थे, यानी इनका जो पोटेंशियल है वो बहुत बढ़िया है, आगे जाके बहुत बिच सकते हैं, यानी बेचे जा सकते हैं, बहुत अच्छे खासे ग्रोथ है इनकी। स्नो मॉन्स्टर की कैसे है, क्योंकि भाई वो आइस पाथ क्रिस्टल एसेंस यूज़ करके मिनी नॉर्थर प्लेस में मॉडिफाई कर रहा है, तो वहाँ पे जाके वो स्नो मॉन्स्टर और ज़्यादा हो जाएँगे, फिर उनको बेचा जा सकता है। रही बात लाइट शाइन फंगी की, तो अभी उसने इसकी सुपर वैल्यूएबल चीज़ों को रख रखा है, उसलिए सेल अभी नहीं किया जा रहा, बस सुपर वैल्यूएबल इसने रख रखा है। कैसे सुपर वैल्यूएबल है, क्योंकि फेंग युआन ने इस लाइट शाइन फंगी बनाया है। पहले ये ग्रीन शाइन फंगी हुआ करती थी, ग्रीन पता नहीं क्या नाम था, जो भी थी, ये बस डार्क जगह पे उगती थी। और डार्क जगह पे उगने के बाद इसकी दिक्कत ये भी थी कि अगर तुम इसको परचेज़ करोगे तो तुम्हें इसे डार्क जगह में ही रखना पड़ेगा, ऐसी जगह जहाँ पे बस अंधेरा होता है, और लोग इसको रखते नहीं थे क्योंकि उनके पास ऐसी जगह होती नहीं थी। और अगर ऐसी जगह में नहीं रखोगे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। वैल्यूएबल है लेकिन खत्म ही हो जाएगी, इसलिए सड़ने के बाद क्या ही वैल्यू रह जाएगी इसकी। लोग इसको खरीदते नहीं थे इसी वजह से, क्योंकि भाई इसको इसकी एक प्रॉब्लम है।
वैल्यूएबल मटेरियल है ये, हर जगह यूज़ होता है, हर रिफाइनमेंट चीज़ में इसका यूज़ आता ही आता है। लेकिन बस यही है कि ये खर्च हो जाता है। तो इसको ऐसे है कि कल तुम्हें रिफाइनमेंट करनी है तो आज खरीद लो और कल यूज़ कर लो। अगर तुमने 2-3 दिन भी एक्स्ट्रा रखा तो खत्म हो जाएगा। तो इसकी ये दिक्कत थी। तो अब फेंगयुआन ने इसकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको कोई भी आराम से रख सकता है। रूम टेम्परेचर पे भी रख देगा, नॉर्मली भी रख देगा तो आराम से लाइट को एब्ज़ॉर्ब करके ज़िंदा रहेंगे। आगे देखते हैं। ओवरऑल बिज़नेस की रियलिटी ये थी कि फेंगयुआन का ट्रेड सीन वीक स्टेट में था। गट्स गो प्रॉफिट ज़ीरो रहता था क्योंकि सारा प्रॉफिट उसका जो भी था सोल कल्टीवेशन में जाता था। बेचता तो था ही नहीं भाई। ड्रैगन फिश एकदम कोलैप्स लेवल पे हिट हो गई थी। अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। रिग्रेटफुल स्पाइडर स्टेबल था बट अकेला वो कितना ही कमा लेगा। एरीफायर, ड्रैगन पैंथम्स और स्टार रिसोर्स और प्लस स्टार स्नेक्स स्मॉल स्केल के बिजनेस थे जिसमें 100 इमॉर्टल एसेंस स्टोन उतने ही मिलते थे या उससे भी कम। रैंक 6 लेवल मार्केट ओनली स्केल यही था और फेंगयुआन के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है। रही बात स्नो मॉन्स्टर की तो भाई वो स्टिल अभी भी बिग इन्वेस्टमेंट में थे और आगे जाके इनका फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है लेकिन अभी कोई ग्रोथ नहीं था तो फेंगयुआन ने इनको ऐसे ही छोड़ रखा है। इनको और ज़्यादा जब बना लेगा और ज़्यादा जब ये हो जाएंगे इनका पूरा ट्राइब बन जाएगा, बहुत बड़ा ट्राइब बन जाएगा तब जाके इनको बेचा जाएगा। और लास्ट में लाइट शाइन फंगस एंड इसका एक्सपेंशन नीडेड था, सेलिंग अभी पॉसिबल नहीं थी। तो इनको बस आगे जाके रखने के लिए है कि आगे जाके इनको बेच देंगे, अभी बस रख लो। ईयरगू के पिछले प्रॉफिट्स खत्म हो चुके थे, तभी करंट्स बिज़नेस चेन स्ट्रगल में चल रहा था क्योंकि अभी कमाना पॉसिबल नहीं था। सिचुएशन की समरी ये थी कि इमॉर्टल प्राइमेसी बेसिक डेवलपमेंट में कंप्लीट होने के बाद भी ग्रोथ ओनली 3 से 4% ही हुई थी। फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए मोर रिसोर्स चाहिए थे, इन्वेस्टमेंट भी कंपल्सरी था। किलर मूव मॉडिफाई करना था, सोल कल्टीवेशन करनी थी, प्राइमेसी को ग्रोथ करवाना था। सब में कंटिन्यूअस स्पेंडिंग चाहिए थी यानी सबसे ज़्यादा इमॉर्टल स्टोन इन सब में लगने वाले थे। ये एक साइकिल था, इन्वेस्ट करो, अर्न करो, इन्वेस्ट मोर करो और ग्रो फास्ट करो। और फेंगयुआन के पास इनहेरिटेंस तो थी, रेयर टेक्निक्स भी थी, एंडलेस फार्मिंग ऑप्शन का ओशन भी था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, इतना सारा चॉइस है पर कौन सा ऑप्शन सबसे प्रॉफिटेबल होगा, सूटेबल होगा ये उसे भी पता नहीं है। फेंगयुआन इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचने में लगा हुआ था कि क्या करा जाए जिससे बहुत ज़्यादा कमाया जा सके। इसी के साथ एपिसोड कर दे खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।